जो इंसानों की ज़रूरतों को पूरा कर सके उसको हम रिसोर्स बोलते हैं। हमारी सराउंडिंग में जो कुछ अवेलेबल है, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सके उसको हम रिसोर्स बोलते हैं। भाई मोबाइल फ़ोन हो गया, एक डॉक्टर है, आपको बीमारी है, एक डॉक्टर ने आपकी बीमारी को ठीक किया ताकि आप अच्छे से काम कर सकें, आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो क्या डॉक्टर एक रिसोर्स है? उसने हमारी हेल्दी रहने की ज़रूरत को पूरा किया? किया सर। इंडिया के केस में हम क्या करते हैं? इंडिया के केस में हम पॉपुलेशन को लायबिलिटी मानते हैं। लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि भाई ये एक भार है, ये एक बोझ है। और वहीं पर चाइना के केस में हमें क्या देखने को मिल रहा है? पॉपुलेशन एक असेट है। हेलो, जय हिंद, नमस्कार माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आई एम समीर त्रिपाठी, योर सोशल साइंस एजुकेटर, एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, दैट इज पीपल एज अ रिसोर्स। एज द चैप्टर का नेम सजेस्ट कि भाई यहां पर हमने रिसोर्सेज वगैरह की बात तो बहुत की है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम पीपल एज अ रिसोर्स की बात करने वाले हैं कि आखिर ह्यूमंस क्यों एक रिसोर्स हैं। Why humans are considered as a resource? क्या इंसानों को भी एक रिसोर्स कंसिडर किया जा सकता है? इस चैप्टर के अंदर हम अलग अलग केस स्टडीज से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या किसी भी देश के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा होना उसके लिए एक अच्छी बात है या इट्स अ नेगेटिव थिंग। और हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस प्रकार से एक कंट्री अपने लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करके उन्हें एक एसेट बना सकती है और उनका इस्तेमाल कर सकती है। बट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आई होप आप सभी लोग बहुत ही शानदार, जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे एंड एवरीथिंग इज गोइंग एब्सोल्युटली गुड। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी एंड चैप्टर शुरू करने से पहले बस एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि मुझे पता है आप लोगों के एग्जाम नजदीक आ रहे हैं एंड आप लोग काफी परेशान भी हैं उस चीज को लेकर, बट प्लीज दोस्तों एक चीज समझना कि हमारा कंपटीशन किसी और के साथ नहीं है। हमें किसी और से खुद को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। हमारा कंपटीशन हम खुद है। तो बस खुद को अपना कंपटीशन बनाओ और उससे बेटर करने की कोशिश करो। कोई भी मार्क्स आपके टैलेंट या आपकी नॉलेज को डिफाइन नहीं करेंगे, राइट। 95% मार्क्स सिर्फ एक वो कहने की बातें हैं, आ भी गए, बट दैट डजंट मीन कि वो आपकी नॉलेज को डिफाइन कर रहे हैं। क्या पता किसी के 95 मार्क्स आए हो बट उसने अच्छे से पढ़ाई ना की हो, बस उसने रट लिया हो, राइट। और क्या पता किसी बच्चे के 80% मार्क्स आए हो लेकिन उसका नॉलेज बहुत अच्छा हो, जस्ट बिकॉज वो लिख नहीं पाया बस अच्छे से, तो वो उसके मार्क्स कम आए हैं। तो ट्रस्ट मी, मार्क्स कभी भी आपकी नॉलेज, आपके टैलेंट को डिफाइन नहीं करेंगे। तो प्लीज मार्क्स के बर्डन के नीचे नहीं आना है, मार्क्स के लिए परेशान नहीं होना है। 90% 95% मार्क्स हमारा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट है खुद से बेहतर परफॉर्म करना, अच्छा परफॉर्म करना, हमारा जो बेस्ट है वो देना, राइट। 95% बोल के हमने उसको डिफाइन कर दिया, बट ऐसा कुछ भी नहीं करना है हमको। हमें अपना बेस्ट देना है। जिस हद तक जा सकते हो जाओ, अपना बेस्ट दो। वो 95% मार्क्स नहीं है, किसी का बेस्ट 80% भी हो सकता है, तो 80% अचीव करो। किसी बच्चे के लास्ट एग्जाम में 60% आए तो उसके लिए 80% भी अच्छा स्कोर है। किसी बच्चे के लास्ट एग्जाम में 70% आए तो उसके लिए 85% भी अच्छा स्कोर है। ट्रस्ट मी, अपने आप से बेहतर करना है हमें। कभी भी खुद को दूसरों से कंपेयर मत करो एंड प्लीज मार्क्स का बर्डन लेकर मत चलो। अपने से बेहतर करो, अच्छे से मन लगा के शिद्दत से पढ़ाई करो, बिना टेंशन लिए मजे करो जिंदगी में, थोड़ा कुछ सीखो इधर उधर, नॉर्मल लाइफ को भी एंजॉय करो। बाहर की दुनिया से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उन लर्निंग्स को लो, उनसे भी सीखो एंड द अल्टीमेट गोल इज बेटर बनो, दैट्स इट। हमें नहीं बनना बेस्ट, हमें नहीं भागना है बेस्ट के पीछे, हमें बस खुद से बेटर बनना है। हर रोज वी नीड टू बी बेटर, दैट्स इट। ट्रस्ट मी, उससे बेस्ट होने से कहीं ज्यादा अच्छा होता है बेटर होना। तो बी बेटर, अपने आप से अपना कंपटीशन करो और बस उससे बेटर हो। बाकी दुनिया में कोई भी हो, वो कुछ भी कर रहा हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हाँ, आप उनसे सीख सकते हो, आप उनसे मोटिवेशन ले सकते हो, इंस्पिरेशन ले सकते हो, बट डोंट ट्राई टू बिकम लाइक देम, डोंट ट्राई टू कॉपी देम। वो कहने की बातें हैं कि भाई वीडियोस में बोला जा रहा है कि नहीं 95% मार्क्स आ रहे हैं तो ही अच्छा स्कोर है, ऐसा है वैसा नहीं बच्चे। ट्रस्ट मी, एक बात याद रखना मेरी जान, कि मार्क्स कभी भी आपको डिफाइन नहीं करेंगे। और ये बार बार मैं इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि पेपर नजदीक आ रहे हैं और आप सभी लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, बट प्लीज परेशान होने की जरूरत नहीं है। मजे से पढ़ो, मार्क्स जो भी हैं वो आ जाएंगे, बट मोर इंपॉर्टेंट इज योर नॉलेज, आपका हार्ड वर्क। आपने कितने इनपुट्स दिए वो ज्यादा मैटर करता है, बिकॉज वो सिर्फ आप ही समझ सकते हो कि आपने कितनी मेहनत की है किसी भी चीज के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज पीपल एज अ रिसोर्स। अब देखो भाई, रिसोर्स की एक सिंपल सी डेफिनेशन हम सबने पढ़ रखी है कि रिसोर्स इज एनीथिंग दैट कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। जो इंसानों की जरूरतों को पूरा कर सके उसको हम रिसोर्स बोलते हैं। हमारी सराउंडिंग में जो कुछ अवेलेबल है, जो हमारी जरूरतों को पूरा कर सके उसको हम रिसोर्स बोलते हैं। भाई मोबाइल फोन हो गया, वो हमें लोगों से कनेक्ट करने में हेल्प करता है, इट्स अ रिसोर्स। हमारे पास
फॉरेस्ट हो गए, लैपटॉप हो गए, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, इंटरनेट हो गया। क्या ये सभी यही सब रिसोर्स है? बिल्कुल है सर। अब रिसोर्सेज को हम क्या कर सकते हैं, तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। रिसोर्सेज को हम बोल सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमें नेचर देता है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जो इंसान बना रहे हैं, एंड लास्टली ह्यूमन रिसोर्सेज। क्या इंसान भी अपने आप में एक रिसोर्स है? डू यू थिंक? आई थिंक। से फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर एंड आई एम टीचिंग यू। मैं आपको टीच कर रहा हूं, मैं आपकी क्या नॉलेज बढ़ा रहा हूं? बिल्कुल सही सर, मैं बढ़ा रहा हूं। मे बी आप मुझसे पढ़कर कल को कहीं अच्छा कुछ कर जाते हैं, आपका रिजल्ट अच्छा आता है, आप आगे पढ़कर कुछ बन जाते हैं, तो मैंने आपकी ग्रोथ में कुछ थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन की सर। मतलब क्या हुआ कि आपकी जो एजुकेशन लेने की जरूरत थी या जो नॉलेज की नीड थी, वो मैंने फुलफिल की बीइंग अ टीचर। तो क्या मैं एक रिसोर्स हुआ? बिल्कुल हुआ सर। उसके अलावा से फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर है, आपको बीमारी है, एक डॉक्टर ने आपकी बीमारी को ठीक किया ताकि आप अच्छे से काम कर सकें, आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो क्या डॉक्टर एक रिसोर्स है? उसने हमारी हेल्दी रहने की जरूरत को पूरा किया सर। एक इंजीनियर है, उसने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया ताकि हम उसके अंदर रह सकें, धूप बारिश ठंडी से बच सकें। तो क्या उसने हमारी जरूरत को पूरा किया सर। तो क्या एक ह्यूमन भी रिसोर्स है? बिल्कुल है सर। इनफैक्ट ह्यूमन सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। से फॉर एग्जाम्पल, जब इस धरती पर डायनासोर्स रह रहे थे, तो क्या डायनासोर्स ने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई थी? क्या डायनासोर्स ने इतने बड़े बड़े घर बनाए थे? नहीं सर। क्या डायनासोर्स के टाइम पे हमें कोई ताजमहल देखने को मिलता है? नहीं सर। क्या डायनासोर्स के टाइम पे कोई बुर्ज खलीफा देखने को मिलता है? क्या डायनासोर्स ने इंटरनेट की खोज की थी? चलो वो सब छोड़ो। डायनासोर्स के टाइम पे भी तो गोल्ड रहा होगा धरती पर, उसका इस्तेमाल किसने किया? आयरन रहा होगा ना, उसका इस्तेमाल किसने किया? डायमंड रहा होगा ना, उसका इस्तेमाल किसने किया? क्या डायनासोर्स ने किया? क्या आदिवासी लोगों ने किया? हमने किया। जो हमारे पूर्वज थे, जो कहते हैं कि भाई बंदर थे, क्या उन्होंने उसका डेवलपमेंट किया? नहीं कर पाए। इंसानों ने टेक्नोलॉजी डेवलप की और उस टेक्नोलॉजी की मदद से हमने रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया। तो मतलब क्या हुआ, इवन जो हमारे नेचर में भी रिसोर्सेज हैं, उनको यूज करने के लिए जो टेक्नोलॉजीज हैं या उसको यूज करने के लिए जो नॉलेज है, वो किसके पास था? ह्यूमंस के पास। तो मतलब क्या हुआ, इवन जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको डेवलप कौन कर रहे हैं? वी द ह्यूमंस। तो क्या ह्यूमंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स हुए? बिल्कुल हुए सर। तो अल्टीमेटली इस चैप्टर के अंदर हम यही बात करने वाले हैं कि भाई देखो, ह्यूमंस भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या होता है भाई? नंबर ऑफ पीपल और उनकी एबिलिटी क्या है। बात समझ रहे हो? इट रिफर्स टू द नंबर, कि कितने लोग हैं और उनकी एबिलिटी क्या है। पीपल एज अ रिसोर्स रिफर्स टू द कंट्रीज वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज। पीपल एज अ रिसोर्स, वो एक कंट्री के अंदर रह रहे उन लोगों की बात करता है जो किसी ना किसी प्रकार से काम कर रहे हैं, उनके अंदर स्किल्स या एबिलिटीज हैं और वो किसी ना किसी प्रकार से हमारे डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। एंड दैट इज नोन एज पीपल एज अ रिसोर्स। तो डेफिनेटली सर, इंसान बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अब जैसे आप देखो, चाइना दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, लेकिन क्या चाइना वर्ल्ड मार्केट को कैप्चर नहीं किया हुआ है? किया हुआ है सर। क्या चाइना वन ऑफ द टॉप इकोनॉमीज नहीं है? बिल्कुल है सर, है ना। ऑल दो पॉपुलेशन के मामले में चाइना बहुत ऊपर है। प्रेजेंट सिनेरियो ये कहते हैं कि इंडिया शायद सरपास कर चुका है, बट ठीक है, सम मोर और लेस हम दोनों सिमिलर स्टेज पर हैं। चाइना पॉपुलेशन के मामले में इंडिया के बराबर है, लेकिन फिर भी वो इकोनॉमी के केस में बहुत ऊपर है। और वहीं पे इंडिया चाइना के नजदीक ही है, लेकिन क्या इंडिया डेवलपमेंट के मामले में चाइना के बराबर में है? नहीं सर। चा, चाइना एक डेवलप्ड कंट्री है, वहीं पे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। दोनों के यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। और चाइना, इंडिया के केस में कई बार हम लोग ये बात भी करते हैं ना कि सर इंडिया की पीछे रहने का कारण कहीं ना कहीं ये भी है कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि सर इतनी बड़ी पॉपुलेशन को संभाल पाना या समझ पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या सच में पॉपुलेशन ज्यादा होना अपने आप में कोई दिक्कत है? अगर आप चाइना का केस देखें तो वहीं पे चाइना में हमें देखने को मिलता है कि भाई चाइना की पॉपुलेशन भी उतनी है, लेकिन फिर भी वो ग्रो कर गया है। तो मतलब कुछ तो रीजन होगा। इंडिया के केस में हम क्या करते हैं, इंडिया के केस में हम पॉपुलेशन को लाइबिलिटी मानते हैं। लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि भाई ये एक भार है, ये एक बोझ है। और वहीं पर चाइना के केस में हमें क्या देखने को मिल रहा है? पॉपुलेशन एक असेट है। पॉपुलेशन इज एन असेट फॉर देम। असेट का मतलब क्या हुआ कि भाई आपके पास एक कोई इन्वेस्टमेंट है, आपके पास कुछ सामान है जिसको आप इन्वेस्ट करके कुछ ग्रो कर सकते हो, तो उनके लिए वो एक असेट है। ठीक है, उनके लिए एक धन है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं, एक संसाधन है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं। तो भाई ऐसा क्यों कि इंडिया की पॉपुलेशन लायबिलिटी, वहीं पे चाइना की पॉपुलेशन एक असेट? ये हमें बताती है कि भाई देखो, पॉपुलेशन ज्यादा होना या कम होना मैटर नहीं करता है, पॉपुलेशन की क्वालिटी कैसे है वो मैटर करता है कि किसी भी देश का कितना विकास होगा। राइट, इससे हमें क्या पता चलता है कि इनफैक्ट पॉपुलेशन ज्यादा होना किसी देश की इकोनॉमी को ज्यादा ग्रो कर सकता है। एंड यही कारण है कि हमें पीपल
या लोगों को एज अ रिसोर्स कंसिडर करने की जरूरत है कि भारत में ज्यादा लोग एक लाइबिलिटी हैं बिकॉज दे आर पुअर, यू नो, वो कुछ काम नहीं कर रहे, दे आर अनएम्प्लॉयड। वहीं पे चाइना में दे आर असेट बिकॉज दे आर हेल्पिंग इन द कंट्री, दे आर हेल्पिंग द कंट्री टू ग्रो, उनकी कंट्री की डेवलपमेंट में वो हेल्प कर रहे हैं, राइट? सो दे आर एन असेट। अब जिस प्रकार से हम किसी और रिसोर्सेज की बात करते हैं उसी प्रकार से ह्यूमन भी एक रिसोर्स है। बात समझे? ह्यूमन भी एक रिसोर्स है। अब ह्यूमन रिसोर्स कैसे होता है? बेसिकली होता क्या है कि भाई ह्यूमन अपने आप में रिसोर्स बनता कब है? मेरी बात ध्यान से समझना। ह्यूमन अपने आप में रिसोर्स कैसे बनता है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन समझते हो? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन या फिर आप कह लीजिए ह्यूमन रिसोर्स। एक कंट्री के अंदर जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, विकसित हैं और किसी ना किसी प्रकार से देश के डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं, वो सारे ह्यूमन रिसोर्स हैं। वो सारे ह्यूमन रिसोर्स हैं। बिल्कुल सही सर। तो व्हाट इज अ ह्यूमन रिसोर्स? A human who is capable in the contribution of मतलब who is contributing in the development of the country is known as human resource। या जिस भी प्रकार से वो अपने देश के विकास में मदद कर रहा है वो ह्यूमन रिसोर्स कहलाया। तो सर क्या हम लोग ह्यूमन रिसोर्स हैं? मैं ह्यूमन रिसोर्स हूं। हाँ, मैं तो ह्यूमन रिसोर्स हूं। क्या आप लोग ह्यूमन रिसोर्स हो? सर कहना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि सर हम तो अभी पढ़ रहे हैं। क्या हम देश के विकास में किसी तरीके से हेल्प कर रहे हैं? अभी अभी तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन सर हम पढ़ाई करते हैं। अच्छा, और पढ़कर अगर हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की और आगे चलकर हम डॉक्टर या इंजीनियर बन गए तो क्या हम ह्यूमन रिसोर्स बन गए? बन गए, बिल्कुल बन गए। आज से 5 साल पहले जब मैं कॉलेज में था क्या मैं ह्यूमन रिसोर्स था? 5 साल बाद जब मैं पढ़ा रहा हूं क्या मैं ह्यूमन रिसोर्स हूं? बिल्कुल हूं सर। तो जब एक व्यक्ति के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अभी आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कैसे? हेल्थ, एजुकेशन, एबिलिटीज, स्किल्स डेवलप करके। अब आगे चलकर जब आप एक अच्छे डॉक्टर या इंजीनियर बन जाओगे तो क्या आप रिटर्न प्रोवाइड करोगे? मतलब से फॉर एग्जांपल मैं एक आइडिया दे रहा हूं, क्या आप रिटर्न प्रोवाइड करोगे? हाँ सर। मतलब अभी हमारे पेरेंट्स हम पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में हम कुछ अच्छा ऑक्यूपेशन करें और फिर हम भी आगे जाके जब अर्निंग करेंगे तो वो एक तरीके से रिटर्न हुआ। बिल्कुल सही सर। आपने कैपिटल के बारे में तो सुना ही होगा ना, कैपिटल क्या होता है? कैपिटल एक तरीके से समझो ये मनी या मटेरियल रिसोर्स होता है जो हम इन्वेस्ट करते हैं ताकि कुछ नया ग्रो कर सकें, ताकि कुछ नया स्टार्ट कर सकें। से फॉर एग्जांपल मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मेरे पास कैपिटल क्या होगी सर? एक शॉप होनी चाहिए, है ना, कुछ पैसे होने चाहिए और सामान होना चाहिए जो मुझे यूज करना है या बेचना है। तो वो सब मिला के क्या हुआ? कैपिटल। तो कैपिटल क्या होता है कि जिसका हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि फ्यूचर में हमारे पास रिटर्न आए। तो क्या आप अभी एक ह्यूमन कैपिटल है सर। मतलब क्या हुआ? अभी आप एक कैपिटल है, अभी आप एक इन्वेस्टमेंट है। आगे चल के जब आप एक ह्यूमन रिसोर्स बन जाएंगे तो यू विल ब्रिंग द रिटर्न्स। यही चीज यहां पे दी हुई है कि जो एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स है हमारे पास, जो एग्जिस्टिंग ह्यूमंस हैं हमारे पास, अगर उनकी एजुकेशन और हेल्थ और उनके स्किल डेवलपमेंट पर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो हम उनको क्या बना रहे हैं? हम उनको बना रहे हैं ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल, बात समझ रहे हो? ह्यूमन कैपिटल। जैसे एक नॉर्मल कैपिटल, जैसे नॉर्मल पैसा या जमीन एक तरीके से कैपिटल होता है, एक इन्वेस्टमेंट होती है ताकि फ्यूचर में आपको रिटर्न प्रोवाइड करे, उसी प्रकार से एक इंसान के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना भी एक तरीके से कैपिटल है ताकि आगे जाकर जब वो ग्रो करेगा, वो एक रिसोर्स बनेगा तो वो आपको रिटर्न प्रोवाइड करेगा। से फॉर एग्जाम्पल आप कल को बहुत बड़े डॉक्टर बन गए तो आज जितना पैसा आपके पेरेंट्स ने आप पर खर्चा किया आप उससे ज्यादा कमा लेंगे। इज इट अ रिटर्न? यस, इन अ वे इट इज अ वन रिटर्न। और दूसरी चीज क्या समाज का इससे भला होगा? देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा? बिल्कुल होगा सर। तो जब जब हम किसी ह्यूमन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, से फॉर एग्जांपल कोई ह्यूमन है, हमने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया कैसा? हमने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया हेल्थ, इसकी हेल्थ में, इसकी एजुकेशन में, इसकी स्किल डेवलपमेंट में, स्किल डेवलपमेंट में, राइट? तो ये एक ह्यूमन रिसोर्स बन गया। अब से फॉर एग्जांपल देखना, मेरी बात समझना, एक बच्चा है जो बचपन से बीमार रहता है, उसकी हेल्थ पर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया, उसको पढ़ाया लिखाया नहीं गया और उसने पढ़ाई वढ़ाई नहीं की, तो बड़े होकर क्या वो एक ह्यूमन रिसोर्स बना? क्या मैं बताऊं बैगर्स हमारे लिए कोई ह्यूमन रिसोर्स है? नहीं सर। क्या बैगर ह्यूमन रिसोर्स है? नहीं है सर। है क्या? नहीं सर। एक बीमार आदमी हमारे लिए ह्यूमन रिसोर्स है क्या? नहीं सर, नहीं है। नहीं है ना, राइट सर। तो मतलब क्या हुआ कि जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो इनकी अच्छी हेल्थ है, जो हमारे कंट्री के डेवलपमेंट पे हेल्प कर सकते हैं, केवल वही ह्यूमन रिसोर्स है। और वो ह्यूमन रिसोर्स बने कैसे? जब हमारे पेरेंट्स ने हमें पढ़ाया। अब सपोज से फॉर एग्जांपल मेरे पेरेंट्स ने नहीं पढ़ाया होता
और मुझे ऐसे ही बाल मजदूरी करवाने के लिए भेज दिया होता किसी दुकान उकान पे, है ना, मैं अभी किसी छोटू चाय वाले की तरह छोटू मतलब चाय बेच रहा होता, तो क्या मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा होता? नहीं सर। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ाया, मुझ पे इन्वेस्टमेंट किया, मुझे स्कूल भेजा, मुझे कॉलेज भेजा, मुझे एजुकेशन प्रोवाइड कराई, जब भी मेरी तबीयत खराब हुई मुझे मेडिसिन प्रोवाइड कराई, मुझे अच्छा खाना प्रोवाइड कराया, बाकी मेरे को अगर कोई नई स्किल सीखनी थी तो मुझे उस स्किल सीखने के लिए भी उन्होंने हेल्प किया। एंड दैट इज द रिजल्ट कि नाउ आई एम अ ह्यूमन रिसोर्स। सेम वे में जब हम किसी ह्यूमन के ऊपर हेल्थ, एजुकेशन और स्किल या स्किल डेवलपमेंट पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आगे चलकर ये ह्यूमन जो है, अब ये हमें रिटर्न प्रोवाइड कराता है। ये क्या बन जाता है? ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल। ये ह्यूमन कैपिटल आगे चल के क्या बनता है? ह्यूमन रिसोर्स। और अब जब ये ह्यूमन रिसोर्स बन चुका है, तो ये सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं देगा, ये सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं देगा, ये समाज को भी ग्रो करने में हेल्प करेगा। इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ, ये दोनों चीज प्रोवाइड करेगा। हाउ कम? हाउ कम? आपको क्या लगता है एक पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या अपने आसपास ऐसी चीजें होने देगा जो सही नहीं है? नहीं सर। क्या एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने पास गंदगी होने देगा? नहीं सर। क्या एक पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या अपने आसपास के लोगों के हेल्थ का ख्याल नहीं रखेगा? बिल्कुल रखेगा सर। क्या एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कोशिश नहीं करेगा कि उसके फैमिली के लोग भी पढ़े लिखे हों? बिल्कुल करेगा। उससे क्या होगा? एक चेंज शुरू हो जाएगी, जिससे कि पूरे समाज का डेवलपमेंट होगा और साथ ही साथ देश का विकास तो हो ही रहा है। तो दिस इज व्हाट ह्यूमन रिसोर्स इज एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज। ह्यूमन रिसोर्स, जब एक व्यक्ति रिसोर्स बन चुका है और देश की डेवलपमेंट और समाज की डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि हम एक व्यक्ति के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसे एक ह्यूमन कैपिटल बना रहे हैं ताकि फ्यूचर में चल के वो एक ह्यूमन रिसोर्स बन सके। बात समझे मेरी? तो सेम तरीके से एक ह्यूमन कैपिटल क्या करता है? वो देश की पावर और देश की इकोनॉमी में हेल्प करता है, जैसे कोई फिजिकल कैपिटल हेल्प कर सकता है, जैसे मनी हो गई, जमीन हो गई, मशीन हो गई, उस प्रकार से। तो जब हम किसी व्यक्ति के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, इन द फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग, इन द फॉर्म ऑफ मेडिकल केयर, तो वो भी आगे चलकर हमें सेम रिटर्न प्रोवाइड कराता है जैसे कोई फिजिकल कैपिटल हमें रिटर्न प्रोवाइड कराएगा। कि हमने कोई जमीन खरीदी, आगे चल के उसको बेच दिया, हमें रिटर्न मिला, हमने ज्यादा प्रॉफिट में बेच दिया। सेम ह्यूमन रिसोर्स पे आपने इन्वेस्ट किया, आगे जाकर उन्होंने कुछ अच्छा काम किया, हमें उससे प्रॉफिट हुआ। तो भाई एजुकेटेड, बेटर ट्रेंड, हेल्दी पर्सन क्या करेगा? हायर इनकम और हायर प्रोडक्टिविटी लेकर आएगा। आप देखो ना, एक समाज के अंदर ज्यादा एजुकेटेड, ज्यादा हेल्दी और ज्यादा, आप क्या कह सकते हैं, बेटर ट्रेंड पर्सन ज्यादा अच्छा है, या वो पर्सन जिसने पढ़ा लिखा नहीं है, या जो पढ़ा लिखा नहीं है और उसके अंदर कोई स्किल्स नहीं है? ऑब्वियस सी बात है सर, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, जिसके अंदर स्किल्स हैं, वही अच्छा होगा और वही हमारे देश के विकास में हेल्प करेगा। वहीं पे जिस व्यक्ति के पास एजुकेशनल लेवल अच्छी नहीं है, जिसकी हेल्थ केयर अच्छी नहीं है, वो उतना ग्रोथ या उतनी हेल्प नहीं कर सकता है हमारे देश के विकास में। तो अल्टीमेटली ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या हुआ? इट refers to the process of improvement in knowledge, skill and ability and physical capacity of people। कि लोगों की नॉलेज, स्किल, फिजिकल एबिलिटी और मेंटल एबिलिटी को ग्रो करना, दिस इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कैसे? एजुकेशन देकर, ट्रेनिंग देकर, मेडिकल फैसिलिटीज देकर, वो इंसानों की क्वालिटी में एड ऑन करती है और अल्टीमेटली इससे पूरी प्रोडक्टिविटी में एड ऑन होता है और इकोनॉमी का ग्रोथ होता है। अब जब एक कंट्री के अंदर आप पॉपुलेशन को, अब यहीं से आप समझ पाएंगे कि चाइना की पॉपुलेशन क्यों असेट है और इंडिया की पॉपुलेशन क्यों लायबिलिटी है। क्योंकि चाइना अपनी पॉपुलेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट उतने ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स, और जितना ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स उतना ही कंट्री का डेवलपमेंट। सेम इंडिया के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज पर उतना इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, तो अल्टीमेटली वो एक लायबिलिटी है एंड वो किसी काम के नहीं है भारत की ग्रोथ के लिए। तो अल्टीमेटली हमें क्या समझ आ रहा है कि भाई किसी भी देश की पॉपुलेशन के ऊपर अगर एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल फैसिलिटीज पर फोकस किया जाए तो वो एक ह्यूमन कैपिटल बन जाता है। और अगर वो ह्यूमन कैपिटल बन गया तो क्या वो देश की इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करेगा? क्या वो हमारी ग्रॉस नेशनल इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करेगा? व्हाट इज ग्रॉस नेशनल इकोनॉमी? व्हाट इज ग्रॉस नेशनल इकोनॉमी? इकोनॉमी टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स produced by इंडियन नेशनल्स। इंडिया के लोगों के द्वारा प्रोड्यूस किया गया जो भी गुड्स है, उसकी टोटल वैल्यू को जब हम ऐड करते हैं तो वो कहलाती है जीएनपी। अब वो इंडिया के लोग बाहर भी हो सकते हैं, भारत में भी हो सकते हैं, उसको जीएनपी कहा जाएगा। मतलब भारत के लोग जहां कहीं पर भी रह रहे हो, वो जितना भी पैसा कमा रहे हैं, जितना भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो सब जीएनपी में काउंट होगा। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी में बेसिकली भारत की बाउंड्री के अंदर रह रहे जितने भी लोग हैं, वो जो प्रोडक्शन करेंगे उसको जीडीपी में काउंट किया जाएगा। मतलब सपोज जीएनपी की जब मैं बात कर रहा हूं,
तो मे बी कोई इंडियन अमेरिका में रह रहा है तो वो भी जीएनपी में काउंट होगा, ऑल्दो वो अमेरिका में पैसे कमा रहे हैं लेकिन है तो इंडियन। तो जहां कहीं भी इंडिया के लोग रह रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं उनको ऐड किया जाएगा तो उसको बोलते हैं जीएनपी, मतलब हमारे देश को तो मिला ही लो, और जहां कहीं पे वो लोग रह रहे हैं उसको बोलते हैं जीएनपी। प्लस हमारे देश में जो लोग बाहर के रह रहे हैं उसको माइनस कर देंगे हम जीएनपी से। जीडीपी में क्या होगा, हमारी इंडियन बाउंड्री के अंदर, मतलब इंडिया के अंदर ही जितने लोग रह रहे हैं, नो मैटर व्हाट, वो फॉरेनर है या इंडियन है, वो जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको बोलते हैं जीडीपी। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट भारत के अंदर रहकर, वो भले ही फॉरेनर हो या इंडियन हो, जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं जीडीपी में आएगा। जीएनपी भारत के ओरिजिनल लोग, वो भारत में रह रहे हो या बाहर रह रहे हो, वो जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको बोलेंगे जीएनपी। बिल्कुल सही सर। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या सर, एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ फैसिलिटीज, तो वो बन जाते हैं ह्यूमन कैपिटल, और आगे जाकर वो हमें रिटर्न प्रोवाइड कराते हैं। जैसे आप देखिए, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स, क्या ये लैंड और लेबर की तरह होता है? इट इज मोर देन दैट। क्या ये व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल, इज इट रुपी, पैसा और डॉलर? नहीं, इट इज मोर देन दैट। बात समझे, वो रुपी, पैसा, डॉलर से कहीं ज्यादा जरूरी है। अब सोचो ना, रुपी, पैसा, डॉलर किसने बनाया? इंसानों ने। तो मतलब कुल मिला के हर एक चीज, जमीन हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, गहने हो गए, वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? इंसानों के लिए। अगर यहां इंसान ही ना हो तो क्या ये धरती किसी प्रकार से इंपॉर्टेंट होगी? नहीं होगी सर। भाई बाकी प्लेनेट इतने इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि वहां इंसान नहीं रह रहे हैं। और अर्थ इतना इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि अर्थ में इंसान रह रहे हैं। तो इट इज द ह्यूमन और ह्यूमन रिसोर्स, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी स्किल्स, जिसके कारण ये सारे रिसोर्सेज अपने आप में वैल्यूएबल हैं। बात समझे मेरी? जैसे आप देख लो इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन का एग्जांपल। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? 1965 में इंडिया के अंदर जब खेती के लेकर, प्रोडक्शन को लेकर बहुत इश्यूज चल रहे थे। हमने ऑलरेडी 2 वॉर लड़े थे, इंडिया पाकिस्तान वॉर और इंडिया चाइना वॉर। इन वॉर को लड़ने के बाद इंडिया का ना फूड प्रोडक्शन बहुत खराब हो गया था और भूखमरी की हालत हो गई थी। तब इंडिया के लोगों ने स्किल्स का यूज करके प्रोडक्शन को बढ़ाया। वही जमीन, उतनी ही जमीन, वही किसान, लेकिन अब उनको नई टेक्नोलॉजी दे दी गई, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, पेस्टिसाइड्स, मैन्योर, इरिगेशन फैसिलिटीज। तो नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके, अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके, नॉलेज का इस्तेमाल करके उन्होंने प्रोडक्शन को और बढ़ाया, जिससे तेजी से तेजी में खाने का प्रोडक्शन बढ़ गया और हमने खुद ही अपने आप की खाने की पूर्ति कर ली है। तो वो जो भुखमरी आने वाली थी उसको हमने अवॉइड कर दिया। आज जो प्रेजेंट टाइम में आप देखिए, आईटी रेवोल्यूशन, ये आईटी रेवोल्यूशन क्या है? क्या ये इंसानों ने नहीं बनाया कि आप आज यूट्यूब पे बैठकर मुझे दूर से कहीं से देख पा रहे हैं? क्या ये रेवोल्यूशन नहीं है कि आप इंटरनेट पे कहीं पे भी बैठकर किसी भी चीज को देख सकते हैं? क्या ये रेवोल्यूशन नहीं है कि मैं कहीं और से बैठ के आपको दिखाई दे रहा हूं और आप मुझसे पढ़ सकते हैं? इजंट इट अ रेवोल्यूशन? यस सर। तो क्या ये आईटी रेवोल्यूशन भी अपने आप में इंसानों की ही देन नहीं है? बिल्कुल है सर। तो ह्यूमन इज कैपेबल ऑफ डूइंग इनन्यूमरेबल थिंग्स। इंसान अपने आप में कुछ भी करने के सक्षम है। और इसीलिए मैं आपको हमेशा ये बोलता हूं बच्चा लोग कि सिर्फ किताबें पढ़ना या मार्क्स लाना आपका टैलेंट नहीं है। एक ह्यूमन रिसोर्स, आपकी स्किल्स क्या है, आपकी एबिलिटीज क्या है, वो भी डिफाइन करेंगे। एजुकेशन केवल एक फैक्टर है। आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, आप अपने अंदर स्किल्स का डेवलपमेंट कीजिए, आप नई नई चीजों को सीखिए। बात समझ रहे हैं आप मेरी? आप अपने अंदर नए नए टैलेंट्स को डेवलप कीजिए, अपना स्किल सेट को और ज्यादा इंप्रूव कीजिए, पॉलिश कीजिए, नई नई स्किल्स और एबिलिटीज अपने अंदर डेवलप कीजिए। दैट विल मेक यू अ बेटर ह्यूमन रिसोर्स। सिर्फ एजुकेशन लेना या किताब पढ़ना आपको बेटर ह्यूमन रिसोर्स नहीं बनाएगा। आपको हेल्दी भी रहना है और अपने स्किल्स को भी डेवलपमेंट करना है। बात समझ रहे हैं ना आप मेरी? तो अल्टीमेटली एक इंसान कुछ भी करने के लिए कैपेबल है, बस उसके मन में विश्वास होना चाहिए और उसे पता होना चाहिए मैं क्या करना चाहता हूं। तो सेम वे में आपके अंदर भी असीम पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है आप लोगों के अंदर। बस आपको खुद को समझना है और देखना है कि मैं अपने पोटेंशियल को कैसे यूज कर सकता हूँ। जबरदस्ती दूसरों से कंपेयर करके या मार्क्स के पीछे भागकर अपना पोटेंशियल खराब नहीं करना है, ठीक है? अब भाई, ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करता है? तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि जो एग्जिस्टिंग फिजिकल कैपिटल, अब से फॉर एग्जांपल कि भाई ये पूरा सेटअप है, मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ, कैमरा है, स्मार्ट बोर्ड है, ये सब है। अब सपोज मुझे ये स्मार्ट बोर्ड यूज करना नहीं आता है, मेरे पास नहीं है वो स्किल, मुझे ये सब कैमरा सेटअप में पढ़ाना नहीं आता है, तो क्या मैं इसका यूज अच्छे से कर पाऊंगा? ये जो फिजिकल कैपिटल है आसपास, क्या मैं इसका इस्तेमाल अच्छे से कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा सर। मेरे आसपास रिसोर्सेज हैं लेकिन मेरे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है, तो क्या मैं उन रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा सर। तो अल्टीमेटली क्या है कि अगर मुझे मेरे आसपास फिजिकल कैपिटल का अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है तो उसके लिए क्या करना होगा सर? एक बेटर ह्यूमन रिसोर्स बनना होगा। तो एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स क्या करता है? अपने आसपास जो भी फिजिकल कैपिटल अवेलेबल है उनका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से करता है। प्लस एक हेल्दी व्यक्ति क्या ज्यादा वर्क पार्टिसिपेशन करेगा? बिल्कुल करेगा। उसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा? बिल्कुल ज्यादा होगा। अब अगर एजुकेटेड लेबर फोर्स है तो क्या हम उनके साथ नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर सकते हैं? कर सकते हैं सर।
अब जैसे मैं किसी व्यक्ति को लाऊं जिसे इन टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता है, मैं उसको बोलूं आपको यहाँ पर पढ़ाना है और इस तरीके से कैमरे के सामने खड़े होकर पढ़ाना है, विल ही बी एबल टू डू दैट? नहीं। ट्रस्ट मी, कैमरे के सामने खड़े होकर आप सोचो ना कि मेरे सामने कोई भी नहीं है, देयर इज नो वन इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ कैमरा है और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोग मुझे देख रहे हैं, ठीक है सर, और मैं आपसे बातें कर रहा हूं, और अभी जिस टाइम पे मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, बिकॉज ये एक रिकॉर्डेड सेशन है, जिस टाइम पे मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तो आप लाइव भी मेरे साथ कनेक्टेड नहीं है, बट देन आई हैव टू अज्यूम दैट थिंग, मेरे को वो अज्यूम करना है, मेरे को वो अपने अंदर स्किल डेवलप करनी है कि या आई एम टॉकिंग टू समवन एंड मुझे इसको इंटरेक्टिव बनाना है ताकि आप लोगों तक मेरी बात पहुंच पाए, इजंट इट? अब किसी और व्यक्ति को इस टेक्नोलॉजी के अंदर हम लेकर आए, ये सारी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें, लेकिन उसको जानकारी ही नहीं है, तो क्या वो इसका इस्तेमाल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, है ना? एंड ट्रस्ट मी, कैमरे के सामने खड़े होकर 5 लाइन बोलने में भी कई लोगों की हालत खराब हो जाती है, तो इट्स अ स्किल, ये भी एक स्किल सेट है। ट्रस्ट मी, जो ऑनलाइन टीचर्स आज के टाइम पे पढ़ा रहे हैं ना, बस वो लगता नॉर्मल है कि सर वो यूट्यूब पे आए और पढ़ा के चले गए, बट आप सोचो ना कि क्लास के सामने 40 बच्चों के सामने खड़े होकर अपना इंट्रोडक्शन देने में हमारी हालत खराब हो जाती है, होती है कि नहीं? बताना मुझे चैट के अंदर जरूर कि होती है कि नहीं? कभी टीचर ने रैंडमली खड़ा कर दिया, हाँ बेटा अपने बारे में 4 लाइनें बोलो, हाथ खड़ा, हाथ ऐसे हाथ कांपने लगते हैं ना, होता है ना, अरे अरे सर सर सर, लेकिन फिर अभी आप सोचो यहाँ पे कितने लोग देख रहे हैं, कितनी सारी चीजें हो रही हैं, एंड फिर कैमरे के सामने खड़े होकर बोलना इतनी सारी चीजें और लगातार बोलना, इतना सारा कंटेंट तैयार करना, सब दिमाग में रेडी होना और लगातार पढ़ाना, क्या ये स्किल है? बिल्कुल है सर। वाई एम ट्राइंग टू टेल यू कि भाई जो नई टेक्नोलॉजीज है इनको आप तभी अडॉप्ट कर सकते हो जब आपको उसके बारे में जानकारी हो, और ये कौन कर सकता है? जो पढ़े लिखे लोग होंगे। आप कभी भी देखेंगे कि समाज को भी बहुत हेल्प मिलती है पढ़े लिखे लोगों से और अच्छे लोगों से। आप देखो ना, ऑब्वियस सी बात है, जहां पढ़े लिखे लोग होंगे वो ऑब्वियस सी बात है कि एजुकेशन और हेल्थ का जो जानकारी है उनके पास ज्यादा होगी, और वो कोशिश करेंगे कि हमारी आगे आने वाली पॉपुलेशन भी एजुकेटेड हो, हेल्दी हो, पढ़ी लिखी हो, राइट सर? वहीं पे एक अनएजुकेटेड अनहेल्दी फैमिली से अगर आप आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो वो इसके लिए आपको प्रमोट भी नहीं करेंगे, है ना? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि भाई आज के पहले के टाइम पे गर्ल एजुकेशन को प्रमोट नहीं किया जाता था, लेकिन अब चूंकि पेरेंट्स खुद पढ़े लिखे हैं तो उनको पता है कि नहीं भाई, गर्ल हो या बॉय, एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक एजुकेटेड व्यक्ति या एक हेल्दी व्यक्ति अल्टीमेटली सोसाइटी को भी इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एंड द लास्ट थिंग विच आई कंटिन्यूअसली रिपीटेड कि भाई ह्यूमन रिसोर्स अपने आप में एक बहुत सुपीरियर रिसोर्स है, जैसे लैंड, जैसे वाटर, जैसे नेचुरल रिसोर्सेस। क्यों? क्योंकि इट इज द ह्यूमन जो इन सभी का इस्तेमाल करके उनको यूजफुल चीजें बना रहा है। अदरवाइज जमीन तो जुपिटर पे भी है, जमीन तो मार्स पे भी है, लेकिन क्या वो उतनी यूजफुल है? नहीं। वाई ओनली अर्थ? बिकॉज यहाँ ह्यूमंस है और वो अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके इसको मीनिंगफुल बना रहे हैं, इसको यूजफुल बना रहे हैं। अब इंडिया के अंदर ना बहुत सालों तक हमने ये मान के चला कि भाई इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन उसके लिए एक प्रॉब्लम है, हमने इसको हमेशा से एक दिक्कत की तरह समझा है। व्हेन इट कम्स टू ना कि बड़ी पॉपुलेशन, तो भाई उनको ज्यादा खाना प्रोवाइड कराना है, ज्यादा एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी है, ज्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी है, और इससे देश का खर्चा ही बढ़ रहा है। तो पॉपुलेशन कम हो तो ज्यादा बेटर होता है, हम सबको सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं। तो फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम इंडिया के अंदर भी हम यही सोच लेकर चल रहे थे कि भाई हमारी जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है ये हमारे लिए एक लायबिलिटी है, ये हमारे लिए असेट नहीं है, हमारे लिए कोई संसाधन नहीं, हमारे ऊपर एक भार है, एक बोझ है। लेकिन हमें समझना होगा कि एक बड़ी पॉपुलेशन किसी भी इकोनॉमी के लिए बर्डन नहीं है, हम उसको पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। कैसे? आप उसको एक प्रोडक्टिव असेट पे कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? इन्वेस्टमेंट करके। किसके ऊपर? ह्यूमंस के ऊपर। कि भाई आप उनकी पढ़ाई के ऊपर एक्सपेंडिचर कीजिए, उनके एजुकेशन के ऊपर, उनकी हेल्थ के ऊपर, उनकी ट्रेनिंग फैसिलिटीज के ऊपर, उनको इंडस्ट्री में काम करने के लिए ट्रेनिंग दीजिए, गांव में खेतों पे काम करने वाले वर्कर्स को आप ट्रेनिंग दीजिए मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की, आप साइंटिफिक रिसोर्सेज का इस्तेमाल कीजिए और उनको ग्रो कीजिए। एंड इसी तरीके से जो ह्यूमन रिसोर्स, अब सोचो ना, हमारे भारत में अगर सभी लोग पढ़े लिखे हों और सभी लोग एडवांस्ड हो, अभी सोचो कितनी पॉपुलेशन है कम जो इतने नए नए इन्वेंशन कर रही है, इतनी नई नई टेक्नोलॉजीज ला रही है। अगर इतने सारे पढ़े लिखे लोग होंगे, जस्ट इमेजिन भारत कहां होगा। जापान आज इतना एडवांस्ड क्यों है? उनके पास ऑल दो रिसोर्सेज बहुत कम है, लेकिन सिर्फ उन्होंने अपनी ह्यूमन पॉपुलेशन पर इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया कि उनके यहाँ हर एक व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा है कि वो अपने रिसोर्सेज को डेवलप कर रहा है, वो अपनी टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर रहा है और अपने देश का बहुत ही जबरदस्त विकास कर रहा है। ठीक है, इस ह्यूमन रिसोर्स वाले कॉन्सेप्ट को ना हम एक कहानी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली ये कहानी दो लोगों की कहानी है। एक व्यक्ति का नाम है, क्या नाम है सर? एक व्यक्ति का नाम है साकाल और एक व्यक्ति का नाम है विलास। ठीक है सर, पहले हम साकाल भाई की कहानी पढ़ते हैं। ये गांव में रहते हैं और सीमापुर, और ये दोनों फ्रेंड्स हैं। साकाल भाई 12 साल के हैं, ही इज अ 12-year-old बॉय। उनकी माता जी हैं शीला, जो घर के काम देखती हैं। उनके पिताजी का नाम है बूटा चौधरी, वो खेत पे काम करते हैं। साकाल अपनी माता जी का हेल्प करता है अपने घरेलू कामों को करने के लिए,
वो अपने छोटे भाई जीतू का भी ख्याल रखता है और अपनी छोटी बहन सीतू का भी ख्याल रखता है। उसके अंकल श्याम, उन्होंने मैट्रिकुलेशन पास कर लिया है, मैट्रिकुलेशन एग्जाम पास कर लिया, लेकिन अभी भी उनके पास कोई जॉब नहीं है। बूटा और शीला, वो जो शाकाल के माता पिताजी हैं, वो हमेशा से चाहते थे कि शाकाल पढ़ाई लिखाई करे। तो उन्होंने क्या किया, शाकाल को फोर्स किया कि भाई तुम गांव का जो स्कूल है वहां जाओ और वहां पर पढ़ाई करो। शाकाल ने वहां जाकर पढ़ाई करनी शुरू की और उसने अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन को वहां से कंप्लीट किया। आगे चलकर उनके पिताजी ने कहा कि नहीं बेटा तुम कॉलेज में जाओ और वहां पर भी पढ़ाई करो। शाकाल भाई कॉलेज भी गए एंड ही वाज वेरी गुड एट स्टडीज, तो वो कॉलेज गए, वहां पर उन्होंने पढ़ाई की। जबरदस्त तरीके से पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद उन्होंने कंप्यूटर कोर्स लिया और उसको भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। कंप्यूटर कोर्स को कंप्लीट करने के बाद कुछ वक्त में उनको एक जॉब मिल गई कंप्यूटर फॉर्म के अंदर। अब कंप्यूटर फॉर्म के अंदर उन्होंने अपनी स्किल्स का यूज करके एक एप्लीकेशन बनाया जिससे कि उस फॉर्म का सेल बहुत ज्यादा बढ़ गया। शाकाल का बॉस उससे बहुत खुश हुआ एंड अल्टीमेटली शाकाल को प्रमोशन मिल गया। वहीं पे दूसरी तरफ अब बात करते हैं विलास की। विलास सेम 11 ईयर बॉय सेम गांव में रहते हैं जहां पर शाकाल रहता है। विलास के पिताजी महेश वो मछली बेचकर अपना घर चलाते थे, लेकिन 2 साल की उम्र में ही, जब विलास 2 साल का था उसी वक्त उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। तो विलास की माताजी गीता वो मछलियां बेचकर पैसे कमाती थी और अपना घर चलाती थी। ठीक है, वो पास के ही एक जमींदार से मछलियां खरीदती थी, उसको मार्केट में बेचती थी और आधा पैसा जमींदार को देती थी, आधा अपने पास रखती थी। वो कुछ 150 रुपए एक दिन में कमा पाती थी, सिर्फ 150 रुपए एक दिन में। आगे चलकर विलास के आसपास अच्छी लिविंग कंडीशन नहीं थी तो उसको आर्थराइटिस हो गया, लेकिन फैमिली के पास पैसा नहीं था तो उसकी हेल्थ केयर पर फोकस नहीं किया गया। इवन वो स्कूल भी नहीं गया बिकॉज ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज। वो अपनी माता जी की घरेलू कामों में हेल्प करता और अपने छोटे भाई बहनों की ख्याल रखता। आगे चलकर उसकी माता जी की भी तबीयत खराब हो गई और शी बिकेम वेरी इल, लेकिन अब दवाई कराने का पैसा नहीं है। तो भाई शाकाल को अब खुद जाकर मछलियां बेचनी पड़ती, विलास को खुद जाकर मछलियां बेचनी पड़ती हैं एंड इसी तरीके से उनका घर चल रहा है। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक तरफ क्या हुआ, सर विलास स्कूल गया, एजुकेशन ली एंड अल्टीमेटली वो एक कंपनी को ज्वाइन किया। वहीं पे दूसरी तरफ विलास के केस में क्या हुआ, सर वो स्कूल नहीं गया, उसने एजुकेशन ली एंड उसकी लिविंग कंडीशन सर वो अभी भी ऐसी ही थी। तो व्हाट वी अंडरस्टूड फ्रॉम दिस स्टोरी कि भाई एक तरफ विलास और एक तरफ शाकाल, शाकाल के घर पे उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हुआ, एजुकेशन, उसकी हेल्थ का ख्याल रखा गया, उसको पढ़ाया लिखा गया, बाहर भेजा गया एंड अल्टीमेटली सी देयर लिविंग कंडीशन। एंड दूसरी तरफ विलास, पढ़ाई लिखाई नहीं, हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं, तो क्या वो एक अच्छा एसेट बन पाया, क्या वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट में ग्रो कर पाया, क्या वो बहुत ज्यादा फैमिली को हेल्प कर पाया, नहीं कर पाया सर। तो दिस टेल्स अस कि भाई ह्यूमन रिसोर्सेज में अगर इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, कैसे सर, एजुकेशन और मेडिकल केयर के चलते, तो आगे चलकर फ्यूचर में हमें ज्यादा हायर रिटर्न्स मिलने के चांसेस हैं या ज्यादा हायर रिटर्न्स मिलते हैं, राइट। सेम तरीके से जिस तरीके से हम किसी शॉप, किसी असेट, किसी एसआईपी, किसी इन्वेस्टमेंट जमीन पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेम तरीके से एक ह्यूमन के ऊपर भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सेम अगर आप एक चाइल्ड के ऊपर भी अच्छी एजुकेशन और हेल्थ के साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो माना जाता है कि आगे फ्यूचर में चलकर वो अच्छी अर्निंग और सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन लाकर देगा। और यहीं से शुरू होती है वर्चुअस और विशियस साइकिल। इसके ऊपर सवाल आता है, याद रखना, वर्चुअस और विशियस साइकिल के ऊपर सवाल आता है एग्जाम के अंदर, प्लीज इसको मार्क कर लेना। अब आपको एक बात समझ आई होगी, वर्चुअस और विशियस साइकिल, वर्चुअस मतलब अच्छी, विशियस मतलब खराब। वर्चुअस गुड, विशियस खराब, कनिंग, खतरनाक, विशियस। तो वर्चुअस साइकिल का मतलब क्या हुआ, हमने क्या देखा कि भाई अगर एजुकेटेड पेरेंट्स होंगे तो क्या वो अपने बच्चों को एजुकेशन देंगे, बिल्कुल देंगे सर। एजुकेटेड पेरेंट्स होंगे तो वो अपने बच्चों को एजुकेशन देंगे, उनकी हेल्थ केयर पे फोकस करेंगे, करेंगे सर, क्योंकि वो खुद एजुकेटेड हैं, तो उनको पता है कि एजुकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और वो अपने बच्चों की न्यूट्रिशन और हाइजीन का ख्याल रखेंगे, रखेंगे सर। अब आगे चलकर उनके बच्चे क्या अपने बच्चों को वो चीज प्रोवाइड कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे सर। तो उससे क्या हुआ, एक साइकिल शुरू हो गया, जहां पर अब आप एजुकेशन, हेल्थ और हाइजीन के ऊपर फोकस कर रहे हैं एक बच्चे के ऊपर, इसको बोला गया वर्चुअस साइकिल। वहीं पे एक विशियस साइकिल कब तैयार होता है, जब डिसएडवांटेज्ड पेरेंट्स होते हैं, गरीब पेरेंट्स होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, हु आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। अब बिकॉज वो खुद अनएजुकेटेड हैं, उनके यहाँ घर चलाने की प्रॉब्लम है, तो बच्चों को भी बचपन से काम पे लगा देते हैं, उनको स्कूल भेज ही नहीं रहे हैं, राइट। उनकी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हैं। अल्टीमेटली इससे क्या होगा कि उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ पर कोई भी फोकस नहीं किया, न्यूट्रिशन पर कोई भी फोकस नहीं किया, हाइजीन पर फोकस नहीं किया, तो अल्टीमेटली आगे चलकर क्या इनका डेवलपमेंट हो पाएगा, नहीं, और वो एक साइकिल चलती रहेगी। तो दिस इज नोन एज वर्चुअस एंड विशियस साइकिल। की वर्चुअस साइकिल में एक पेरेंट जो होता है वो अपने बच्चे के ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है और आगे चलकर सेम इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूज, और वहीं पे विशियस साइकिल की गरीब पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्थ और एजुकेशन पे हेल्प इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो साइकिल चलता रहता है, ठीक है। अब आप देखो ना, कंट्रीज लाइक जापान,
जापान ने क्या किया है, उसने मोर और मोर अपने ह्यूमन रिसोर्स पर फोकस किया है। जापान के पास ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, आपने सुना होगा आए दिन वहां सुनामी आती है और पूरा तबाह कर देती है शहर को, लेकिन बस कुछ ही दिनों में वो शहर को दोबारा खड़ा कर देते हैं। क्यों? उनके पास कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्स पर बहुत तगड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। और आज के टाइम पे ये डेवलप्ड या रिच कंट्री में आती है, ये नेचुरल रिसोर्सेज को बाहर से मंगवाते हैं, लेकिन ये रिच कैसे हुए? उन्होंने अपने लोगों के ऊपर बहुत फोकस किया, पर्टिकुलरली उनके एजुकेशन और उनके हेल्थ के ऊपर, एंड अल्टीमेटली उनके ही लोग अब देश को बढ़ावा देने में बहुत हेल्प करा। आप देखो ना, 4G 5G 6G जापान में आ रहा है। अभी रिसेंटली एक न्यूज आई कि जापान ने 6G डिवाइस बना भी दिया है। अभी भारत में 5G पूरी तरीके से आया भी नहीं है, और जापान ने 6G डिवाइस बना दिया है। 6G डिवाइस बना के 6G का यूज करना शुरू कर दिया है। कैन यू इमेजिन? इतना एडवांस्ड है वो। उनके पास वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन्स हैं, बुलेट ट्रेन्स हैं, उनसे वो हम टेक्नोलॉजी ले रहे हैं। क्यों वो कर पा रहे हैं? जस्ट बिकॉज उनके पास कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है। वहां पे आए दिन अर्थक्वेक सुनामी आती रहती है, लेकिन क्या रीजन है? उनके लोग इतने कैपेबल हैं, उनके पास लोगों के पास इतना पोटेंशियल है, उनके लोग इतने डेवलप्ड हैं कि वो रिसोर्सेज का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, राइट? और इसी टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी के चलते उन्होंने अपनी कंट्री को डेवलप्ड किया हुआ है। बात समझे? तो भाई ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स इज अ रिसोर्स दैट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जब हम किसी ह्यूमन के ऊपर हेल्थ, एजुकेशन, स्किल सेट के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एक ह्यूमन कैपिटल बनता है, और फ्यूचर में जाके वो ज्यादा रिटर्न्स हमें लाकर देता है। मुझे आपके कुछ और एग्जाम्पल चाहिए ह्यूमन रिसोर्स के, तो आप 2 मिनट रुककर मुझे आसपास देखिएगा और मुझे बताइएगा कि ह्यूमन रिसोर्स के और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। व्हाट ऑल ह्यूमंस कैन बी कंसिडर्ड एज अ रिसोर्स, अपने आसपास देखकर मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है? चलो, अब आते हैं कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, है ना? इकोनॉमिक एक्टिविटीज की भाई अल्टीमेटली हमने बात की कि देश की इकोनॉमी को ग्रो करना है, अलग अलग काम करते हैं अब ह्यूमन ग्रो करके, ठीक है सर। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं सर? इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो कोई भी इंसान करता है पैसे के लिए। ऑल द एक्टिविटीज विच पीपल डू टू अर्न मनी इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बात समझे? वो एक्टिविटीज जिससे आपको मोनेटरी गेन हो, मोनेटरी का मतलब मनी, जिससे आप मनी अर्न कर सकें, उनको बोला जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, राइट? बेसिकली सिंपल शब्दों में कहूं तो आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं इन ऑर्डर टू अर्न मनी, जैसे वर्कर, फार्मर, शॉपकीपर, डॉक्टर, लॉयर, टैक्सी ड्राइवर इस कैटेगरी में आते हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सिंपली आपने पढ़ा होगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी का मतलब होता है मेन। प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज होती हैं बच्चे? जो नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड होती हैं, जैसे खेती करना, मछली पकड़ना, गाय भैंस पालना, फार्मिंग करना, पोल्ट्री फार्म रखना, अंडे बेचना, ये सब क्या हुई? प्राइमरी एक्टिविटीज। तो जो नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड होती हैं वो सारी एक्टिविटीज आती हैं प्राइमरी एक्टिविटीज में। सेकेंड होती है सेकेंडरी एक्टिविटीज। अब कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज को आप एज इट इज यूज नहीं कर सकते, आप उनसे फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं उनको इंडस्ट्रीज में ले जाके। जैसे कॉटन उगाना, वो एक प्राइमरी एक्टिविटी हो गई, ठीक है? लेकिन कॉटन से कपड़ा बनाना वो तो सर मशीन के थ्रू ही होगा, वो तो इंडस्ट्री में होगा। तो जो भी एक्टिविटीज हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, उनको बोला जाता है सेकेंडरी एक्टिविटीज। दूसरे नंबर पर सेकेंडरी एक्टिविटीज की भाई आप फिनिश्ड गुड की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, उनको बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज। जैसे ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, कार बनाना, ब्रीवरीज, ब्रीवरीज का मतलब जूस निकालना, बॉटलिंग, कंस्ट्रक्शन, शिप बिल्डिंग, ये सब क्या है? ये सब आएगा सेकेंडरी एक्टिविटीज में। और लास्ट आता है टर्शियरी एक्टिविटीज। से फॉर एग्जांपल आई एम अ टीचर, अगेन क्या मैं कुछ बना रहा हूं? नहीं सर। मैंने कुछ प्रोड्यूस किया क्या? नहीं सर। 1 घंटे का लेक्चर आप देखेंगे या 1.5 घंटे का, तो मैं कुछ बनाकर आपको दूंगा क्या? नहीं सर। आप एक बार्बर के पास गए, उसने कुछ बनाया क्या? नहीं सर, उसने कुछ प्रोड्यूस तो नहीं किया। आप एक डॉक्टर के पास गए, एक डॉक्टर ने कुछ प्रोड्यूस किया क्या? सर प्रोड्यूस तो उसने कुछ नहीं किया। फिर क्या किया उसने? उसने सर्विसेज प्रोवाइड कराई, आपको सेवाएं प्रदान की। तो तीसरा जो सेक्टर होता है उनको बोलते हैं टर्शरी सेक्टर, जहां पर आपको सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं। सेक्टर में आप कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते हैं, यहां पर आप सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, और इसी कारण से इसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। ये बेसिकली जनरल पॉपुलेशन और बिजनेस को सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, जैसे बैंकिंग, फाइनेंस, टीचिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज। ये सब किसमें आती हैं? टर्शरी एक्टिविटीज में। अब अल्टीमेटली इन तीनों ही सर्विसेज के अंदर क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, तीनों ही सेक्टर्स के अंदर, जो हमारी देश की इकोनॉमी को डेवलप करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, राइट? इन्हीं एक्टिविटीज को इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहा जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को फर्दर हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, मार्केट एक्टिविटीज, नॉन मार्केट एक्टिविटीज। मार्केट एक्टिविटीज क्या होती हैं? जब हम कोई भी सामान मार्केट में बेचने के लिए प्रोड्यूस करते हैं ताकि उससे हम अर्निंग कर सकें, तो उसको बोला जाता है मार्केट एक्टिविटीज,
राइट। जैसे आप देख लीजिए गुड्स और सर्विसेज। लेकिन आप बोलेंगे सर सरकारी नौकरी क्या वो मार्केट एक्टिविटी है सर। हम जो भी काम पैसे के लिए कर रहे हैं वो एक तरीके से मार्केट एक्टिविटी हो गई, कि हम कुछ बेच रहे हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो कहलाएगी मार्केट एक्टिविटी। जैसे समझना, मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आई एम अर्निंग समथिंग आउट ऑफ दैट, जी हाँ सर, इट्स एन मार्केट एक्टिविटी। लेकिन वहीं पर मैं अपने घर पे अपने छोटे भाई को पढ़ा रहा हूँ, क्या वो मार्केट एक्टिविटी है? नहीं सर, क्योंकि मैं उसको किसी अर्निंग के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, मुझे उसके कुछ पैसे नहीं मिल रहे हैं, बस दिमाग खराब हो रहा है मेरा, और पैसे वैसे कुछ नहीं मिल रहे हैं, वो परेशान कर रहा है बस मुझे, हो गया, और कुछ नहीं होता भाई। छोटे भाई बहनों को पढ़ाना अपने आप में बहुत स्ट्रगल है, मेरा तो दर्द रहा है ये। खैर छोड़ो। तो कुल मिला के मैं क्या बता रहा हूँ कि मार्केट एक्टिविटीज क्या होता है, जहां पर आप बदले में पैसा अर्न करते हैं, ठीक है। इन एक्टिविटीज में आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, या फिर आप कह लीजिए गवर्नमेंट जॉब, वो भी मार्केट एक्टिविटी में ही आएगा। अलग अलग ऑक्यूपेशन जैसे फार्मिंग, टेलरिंग, कंस्ट्रक्शन, टीचिंग, नर्सिंग। नॉन मार्केट एक्टिविटीज, जहां पर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं अपने खुद के इस्तेमाल के लिए, जैसे कल्टीवेशन फॉर सेल्फ, आप खुद के लिए खेती कर रहे हैं या खुद के लिए कुछ बना रहे हैं, वो सब कहलाएंगी नॉन मार्केट एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी हुई? नॉन मार्केट एक्टिविटीज, कि आपको कुछ मॉनेटरी गेन नहीं मिल रहा है, जैसे पूजा पाठ करना घर पर, हाउस कीपिंग करना, गरीब लोगों की सेवा करना, ये सारी नॉन मार्केट एक्टिविटीज हैं। यहां पर प्रॉफिट या मॉनेटरी गेन अर्न करना कोई पर्पस नहीं है, यहां पर हमारा मेन पर्पस है कि हमारे अंदर सिंपैथी है, लव है, पेट्रियोटिज्म है, हम अच्छे भाव से कोई काम करना चाहते हैं। तो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बीच में ये डिफरेंस होता है, ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। अब हमारे इतिहास ने हमें बताया कि देखो भाई, मैन और विमेन दोनों काम करते हैं, लेकिन क्या मैन और विमेन को इक्वली पे किया जाता था? आपने देखा शाकाल के घर में बूटा और शीला दोनों काम कर रहे हैं, शीला घर संभाल रही है, बूटा मार्केट एक्टिविटीज कर रहा है। क्या शीला को घर के काम करने के लिए कोई भी पेमेंट मिल रही है? क्या बूटा बाहर जाके मार्केट में काम कर रहा है, उसको पेमेंट मिल रही है? हाँ सर। वहीं पे गीता जो है, जो विलास की मदर है, वो मछली बेच रही है, लेकिन क्या उससे वो बहुत ज्यादा अर्न कर पा रही हैं? नहीं कर पा रही हैं। हमें क्या देखने को मिलता है कि विमेन जनरली, हमारा इतिहास बताता है कि विमेन जनरली क्या काम करती थी? घर के ख्याल रखना, खाना बनाना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, घर साफ करना, बच्चों का ख्याल रखना। क्या विमेन को इन सारी सर्विसेज के लिए पेमेंट किया जाता है? नहीं सर। इवन क्या उनके घर के काम को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है? नहीं किया जाता सर। और अगर वो कोई काम बाहर जाके कर भी रही हैं तो तब जाके उनको पेमेंट किया जाता है, लेकिन क्या सेम सैलरी मिलती है? नहीं सर, क्योंकि उनको उतनी एजुकेशन या उतना स्किल नहीं दिया गया था, तो जनरली वुमेन को मेन से कम पे किया जाता था। वहीं पर मैन की बात करूं, मैन जनरली बाहर खेतों में काम करते हैं और उनके काम को जनरली ज्यादा पे किया जाता है, राइट सर। तो हमें क्या समझ आया कि एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी व्यक्ति के लिए, कि वो कितना अर्न करेगा, राइट। एजुकेशन और स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी व्यक्ति के लिए, ये डिसाइड करने के लिए कि उसकी अर्निंग कितनी ज्यादा होगी। अब चूंकि वुमेन को पुराने टाइम से ही ज्यादा एजुकेशन और स्किल्ड आप कह सकते हैं डेवलपमेंट की ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी, तो इसी कारण से उनकी अर्निंग भी उतनी ज्यादा नहीं होती थी। वहीं पे मेन वर कंपैरेटिवली मोर स्किल्ड एंड मोर एजुकेटेड, तो उनकी सैलरी हमेशा ज्यादा होती थी। उसके अलावा विमेन हमेशा इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती थी, कि भाई घरेलू कामों में काम कर लिया, इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर लिया, बिकॉज फॉर्मल सेक्टर में उतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाती थी बिकॉज ऑफ लेस एजुकेशन एंड सर स्किल डेवलपमेंट। तो मोस्ट वुमेन वो कहाँ काम करती थी? जहां पे कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, कम इनकम है, सिक्योरिटी नहीं है, उनको बेसिक फैसिलिटीज नहीं दी जा रही है, जैसे मैटरनिटी लीव या चाइल्ड केयर या सोशल सिक्योरिटी की कोई बात नहीं हो रही है। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे जब धीरे धीरे करके वुमेन ने पढ़ना शुरू किया, जैसे आप लोग, अब गर्ल्स जितनी भी होंगी जो आज पढ़ाई कर रही हैं, कल को वो पढ़ाई करके और एजुकेटेड और स्किल्ड होंगी, तो क्या वो अच्छी जॉब करेंगी? हाँ सर। आज के टाइम पे हमने देखा कि कई सारी गर्ल्स, दे आर डॉक्टर्स, दे आर इंजीनियर्स, दे आर साइंटिस्ट, दे आर टीचर्स, दे आर लॉयर्स, दे आर जजेस, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में जाके वो काम कर रही हैं। तो डेफिनेटली हमें क्या समझ आया कि मेल और फीमेल के बीच में एक डिवाइड था हमेशा से जॉब्स को लेकर। क्यों? बिकॉज उनके स्किल और एजुकेशन में अंतर था। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में जब दोनों को सेम स्किल सेट और सेम एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है, तो बोथ मैन एंड वीमेन आर गोइंग टू अर्न वेरी गुड, एंड दोनों ही बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, एंड दे आर वर्किंग शोल्डर टू शोल्डर, एंड इवन वी कैन फाइंड कि गर्ल्स आर गोइंग फार अहेड देन बॉयज एज वेल इन सम एरियाज, दे आर एक्सेलिंग इन देयर एरियाज। तो डेफिनेटली हमें देखने को मिलता है कि टीचिंग, मेडिसिन, सबसे ज्यादा वुमेन हमें देखने को मिलती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स के अंदर देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर उनको हाई लेवल ऑफ इनकम मिल रही है, रिस्पेक्ट मिल रही है, और यहाँ पर ज्यादा साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज की भी जरूरत है। ओके सर। अब हम कैसे देखते हैं कि पॉपुलेशन की क्वालिटी कैसी है? अब हमने जैसे बोला ना कि चाइना की पॉपुलेशन एक असेट है, लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन एक लाइबिलिटी है। तो हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी पॉपुलेशन एसेट है या लाइबिलिटी है? तीन फैक्टर्स: लिटरेसी रेट,
हेल्थ ऑफ अ पर्सन, स्किल फॉर्मेशन। इन तीनों को देखकर हम बता सकते हैं कि किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन कैसी है। लिटरेसी रेट, 7 से ऊपर की एक कंट्री के अंदर जो पॉपुलेशन है वो पढ़ लिख सकती है और बेसिक कैलकुलेशन कर सकती है, उनको लिटरेट कहा जाता है। तो किसी एरिया में कितना लोग पढ़े लिखे, बेसिक लिटरेसी का मतलब बहुत पढ़ना लिखना नहीं, विलियम शेक्सपियर नहीं, बेसिक पढ़ना लिखना और बेसिक अर्थमेटिक कैलकुलेशन कर पाना, प्लस माइनस डिवीजन वाला। वो नहीं कि टेन का वैल्यू पूछ रहे हो तुम, साइन कॉस का वैल्यू पूछ रहे हो उनसे, ट्रिग्नोमेट्री करवा रहे हो, वो सब नहीं करने का है ना, ट्रायंगल का एरिया पूछ रहे हो, वो सब नहीं, बेसिक कैलकुलेशन समझ रहे हो ना, जोड़ना घटाना भाग गुना ये सब कर पाना, और बेसिक पढ़ लिख पाना कि हाँ भाई बेसिक चीजें हम पढ़ लिख सकते हैं, अपने सिग्नेचर कर सकते हैं। हेल्थ कैसे हम काउंट करते हैं? हेल्थ को काउंट किया जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, कि जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है ना, हर कंट्री की एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है कि इस कंट्री में एक व्यक्ति एवरेज इतना जीता है, कि सपोज एक बच्चे का जन्म हुआ तो उस टाइम पे हम एक एज डिफाइन कर देंगे कि ये बच्चा इतने साल तक जिएगा क्योंकि उसको इतने ये सर्विसेज मिलेंगे, ये हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिलेंगी। ठीक है, स्किल फॉर्मेशन की कितनी ट्रेनिंग हो रही है, कितना डेवलपमेंट हो रहा है। अब एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्या सर, लर्निंग, टीचिंग, ट्रेनिंग, रिसर्च, है ना। स्कूल कॉलेजेस के अंदर इसी के थ्रू टीचिंग होती है, राइट। आप लोगों को क्या किया जा रहा है, ये क्या कर रहे हैं, हम टीचिंग कर रहे हैं, इसके थ्रू क्या हो रहा है, आपकी नॉलेज अच्छी हो रही है और आपके स्किल्स डेवलप किए जा रहे हैं, आप ये सब पढ़ रहे हैं। अब एजुकेशन एक समाज की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है और इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, राइट। ये नेशनल इनकम को ग्रो करने में हेल्प करता है, मेरी बात समझ रहे हो, नेशनल इनकम को ग्रो करने में हेल्प करता है, हमारे कल्चर को आगे लेकर जाता है और हमारी गवर्नेंस, हमारी गवर्नमेंट की एफिशिएंसी बढ़ाता है। अब सोचो ना, एक अनपढ़ नेता और वहीं पे एक पढ़ा लिखा नेता, सर ऑब्वियसली एक पढ़ा लिखा नेता ज्यादा हेल्पफुल होगा, आजकल तो कोई भी नहीं होते हैं, बट ठीक है, एक पढ़ा लिखा नेता में भी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो ह्यूमन बींग्स देखो, हर एक ह्यूमन अपने आप में एक असेट है, हर एक ह्यूमन अपने आप में एक नेसेट है, असेट है, वो एक नेशनल रिसोर्स है। जरूरत क्या है कि उनको अच्छे से केयर के साथ, अच्छी चीजों के साथ, अच्छी वैल्यूज के साथ ग्रो किया जाए। और इसके लिए जरूरी क्या है, एजुकेशन। एजुकेशन ये नहीं है, मेरी बात सुनना मेरी जान, ये चीज यहां पे लिखी हुई है, ध्यान से सुनना। एजुकेशन ये नहीं है कि आपको 4 किताबें रटवा दी जाएं और आपको पेपर देने पर मजबूर किया जाए और आपको बोला जाए कि अच्छे नंबर लेकर आओ। एजुकेशन ये है कि एक ऐसा प्लान डेवलप करना जो एक इंसान के अंदर जो पोटेंशियल है उसको ग्रो करे और उसको एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाए। से फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ गुड टीचर, बट मुझे कोई बोले नहीं आप क्रिकेटर बन जाओ जबरदस्ती, कि नहीं सर एजुकेशन तो यही बोलता है विराट कोहली इज अ गुड क्रिकेटर, सी हाउ गुड ही हैज डन, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट टीचिंग, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, यू आर डूइंग नथिंग। बट एम आई गुड एट क्रिकेट? नो, आई एम गुड एट टीचिंग। नो, सेम वे में देयर इज समवन हु इज गुड एट सिंगिंग ना, तो व्हाई आर यू फोर्सिंग हिम टू ब्रिंग 95% मार्क्स? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो एजुकेशन का मतलब 4 किताबें रटवा के एग्जाम दिलवाना नहीं है। एजुकेशन का मतलब है कि एक ऐसी प्रोसेस को डेवलप करना जहां पर एक व्यक्ति के जो पोटेंशियल है उसको ग्रो किया जा सके, राइट। The catalytic action of education is this complex and dynamic growth process needs to be planned meticulously and executed with great sensitivity। कि एक प्लान बनाओ बहुत अच्छे से, बहुत समझदारी से। एजुकेशन क्या है, एक ऐसा प्लान जो एक इंसान के अंदर उसकी जो पोटेंशियल है उसको ग्रो करने में हेल्प करता है। अब वो पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है, तो प्लीज आप सभी को ये समझना होगा कि आपके जो पोटेंशियल है उस पर काम कीजिए और उस पर अच्छे से वर्क कीजिए और उसको चेरिश कीजिए, उसको ग्रो कीजिए, उसको पॉलिश कीजिए, एंड देन यू विल शाइन लाइक अ स्टार, ट्रस्ट मी, राइट। आप देखो ना, नीरज चोपड़ा गोल्ड लेके आया, हम सब इतना प्राउड हुए, क्यों हुए? अगर वो भी ऐसे ही 95% मार्क्स के पीछे भाग रहा होता तो शायद गोल्ड नहीं ला पाता। मैं ये नहीं कह रहा हूं जो 95% मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं दे आर यूजलेस, भाई जिनको वो करना है वो पढ़ाई करें, जिनको इंटरेस्ट है वो पढ़े, मेरे जैसे लोग, मुझे पढ़ना था पढ़ाना था, आई एम डूइंग इट। बट कुछ लोग होंगे जिनको डांस करना है, कुछ लोग हैं जिनको सिंगिंग करनी है, कुछ लोग हैं जिनको देश के लिए मेडल लाना है, जाओ मेडल लाओ, ठीक है, मेहनत करो उस चीज पे। दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन एक इंसान की छुपी हुई क्षमता को निकाल कर, निखार कर लेकर आता है ताकि वो और एक बेहतर इंसान बन सके एंड वो एक सितारे की तरह चमक सके। एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि 4 किताबें रटवा कर बच्चे को फोर्स करो मार्क्स लेकर आने के लिए, नो। एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट टू ग्रो द पोटेंशियल ऑफ अ पर्सन। एक व्यक्ति के अंदर जो पोटेंशियल है उसको ग्रो करने के लिए एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड यहाँ पर एजुकेशन इज नॉट अबाउट जस्ट रीडिंग बुक्स, सिर्फ किताबें पढ़ना मार्क्स लाना नहीं है, वो आपके स्किल सेट, आपके पोटेंशियल को डेवलप करना है। आप किस चीज में अच्छे हैं उस चीज को ग्रो करना और उसको और बेहतर करना, ये एजुकेशन है। और यही शायद हम आज के टाइम पे समझना नहीं चाह रहे हैं। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड अगर आपके पेरेंट्स देख रहे हैं तो उनको भी ये बताइएगा कि प्लीज अपने बच्चों को फोर्स मत कीजिए मार्क्स लाने के लिए। मे बी वो किसी और चीज में बेहतर होगा, सपोर्ट देम, उनको सपोर्ट कीजिए। ट्रस्ट मी, वो शायद इन 95
98% मार्क्स से ज्यादा बेहतर अपनी लाइफ में कुछ कर जाएंगे एंड यू विल फील प्राउड ऑफ देम। बस आज वो टाइम है जब आपको उनको सपोर्ट करना है, उन पर भरोसा दिखाना है। तो प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स एज वेल एज देयर पेरेंट्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एजुकेशन रूरल पीपल को कैसे हेल्प करती है भाई? उनको स्किल सेट मिलते हैं अपने लोकल लेवल पर, अपने लोकल कामों को करने के लिए, है ना। स्मॉल स्केल बिजनेस या घर पे इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए हेल्प करता है रूरल लोगों को, गांव के जो लोग हैं, और उनको अपनी इकोनॉमी ग्रो करने में हेल्प करता है। उनकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में हेल्प करता है कि भाई खेती से जुड़ी हुई जब उनको नॉलेज मिलती है, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, तो उनकी खेती और अच्छी हो जाती है, राइट। न्यू फार्मिंग मेथड्स इंट्रोड्यूस करके उनकी एग्रीकल्चर अच्छी हो जाती है। छोटे छोटे बिजनेस सेटअप करने में उनको हेल्प करता है। जो विचारधाराएं हैं, अवधारणाएं हैं पुराने, जो सुपरस्टिशंस हैं, जो हम बातें मानते हुए आए हैं, उनसे बाहर निकलने में हेल्प करता है, और एक मॉडर्न विचारधारा या एक खुली विचारधारा रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है एजुकेशन। रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में क्या है भाई? वर्कर्स को बेनिफिट करता है और बेसिकली ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। विमेन की पोजीशन बेहतर होती है कंट्री के अंदर। एजुकेटेड वुमेन वो मेन से ज्यादा अच्छा काम कर सकती हैं और इक्वली सोसाइटी की ग्रोथ में हेल्प कर सकती हैं। ह्यूमन की पर्सनालिटी, उनके समझने की शक्ति को डेवलप करता है एक एजुकेशन, और एक एजुकेटेड पर्सन अपनी लाइफ में अच्छी चॉइसेस करता है। एन एजुकेटेड पर्सन इज एबल टू मेक गुड चॉइसेस इन हिज लाइफ। सो प्लीज बी एजुकेटेड, अच्छी चॉइसेस कीजिए अपनी लाइफ के अंदर, वाइज डिसीजन लीजिए एंड ग्रो कीजिए। अब एजुकेशन की बात करें तो देखो भाई, हमारे यहाँ पे अलग अलग लेवल ऑफ एजुकेशन है। प्राइमरी एजुकेशन छोटे बच्चों की, सेकेंडरी एजुकेशन, मिडिल स्कूल, हायर एजुकेशन, हाई स्कूल, वोकेशनल ट्रेनिंग, एडल्ट एंड फीमेल एजुकेशन। वोकेशनल ट्रेनिंग क्या, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते रहते हैं ना, जैसे अभी पीएम इंटर्नशिप योजना अभी एक चली है, जैसे वोकेशनल प्रोग्राम की भाई बड़े लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको पढ़ाया जा रहा है, एडल्ट लोगों को पढ़ाया जा रहा है, तो ये सारी ट्रेनिंग भी एजुकेशन के अंदर आती है। प्राइमरी एजुकेशन सर फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 8th स्टैंडर्ड तक, ठीक है, 6 to 14 एज ग्रुप के बच्चों के लिए। सेकेंडरी एजुकेशन 8 to 12, 14 to 18 ईयर्स ऑफ एज। नंबर ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स इंडिया में बढ़ चुके हैं, ये सब एक बेसिक आइडिया है। वोकेशनल ट्रेनिंग सर किसी पर्टिकुलर क्राफ्ट, किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, किसी पर्टिकुलर आइडिया से लेकर अगर आपको कोई ट्रेनिंग दी जा रही है, किसी पर्टिकुलर प्रोफेशनल करियर के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, दैट इज वोकेशनल ट्रेनिंग। एडल्ट एंड फ्रेंच एजुकेशन भाई 1988 में नेशनल लिटरेसी मिशन सेटअप किया गया था कि भाई वो बड़े हो या बूढ़े हो सबको पढ़ना जरूरी है। तो इसके चलते क्या हुआ, कई गाँव में लोकल स्कूल्स खोले गए जहां पे महिलाओं और एडल्ट लोगों को पढ़ाइयां दी गई, उनको पढ़ाया गया, शिक्षित किया गया। अब देखो हमारे भारत में भी प्रोविजन प्रेजेंट किया गया कि भाई हर एक व्यक्ति को बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जानी चाहिए और गर्ल्स को खासकर ज्यादा एजुकेशन प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। देखो जब हम आजाद हुए थे तो हमारे यहाँ पे एजुकेशन का सिनेरियो बहुत खराब था, लेकिन फिर हमें समझ आया कि अगर देश को विकास करना है तो लोगों को एजुकेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कोशिश की कि शुरुआत से बच्चों को एजुकेशन दिया जाए। अब जो गरीब फैमिलीज हैं उनको कैसे एजुकेशन दी जाएगी, तो उनके लिए भी कई सारी स्कीम्स निकाली गई। अब ठीक है लड़के तो स्कूल जाने लगे लेकिन लड़कियों को नहीं भेजा जाता, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट किया और कई सारी कोशिशें की कि भाई गर्ल्स को भी एजुकेशन दी जाए। कई सारे नेशनल स्कूल्स प्रेजेंट किए गए, जैसे नवोदय विद्यालय है ना, नवोदय विद्यालय खोले गए, अभी एकलव्य मॉडल स्कूल खोले गए हैं, केंद्रीय विद्यालय खोले गए। ये सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहां पर बच्चे जाकर अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं एट लो प्राइसेस। वोकेशनल ट्रेनिंग सरकार चलाती है जहां पर बहुत कम दामों में वो कंप्यूटर ट्रेनिंग देती है या टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग देती है या स्किल सेट डेवलपमेंट की हेल्प करती है। ये वोकेशनल स्ट्रीम्स का डेवलपमेंट हुआ है, राइट। अलग अलग स्कूल्स में, हाई स्कूल्स में, कॉलेजेस के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि लोगों को, बच्चों को स्किल्स दी जा रही है। देखो किताब पढ़ने से आप कोई भी जॉब नहीं कर सकते हो, आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। अब कभी भी समझना, क्या किताब पढ़ने से मैं प्लेन उड़ा सकता हूँ? से फॉर एग्जांपल मुझे एक पायलट बनना है, क्या किताब उड़ाने से मैं प्लेन उड़ा सकता हूँ? किताब पढ़ने से क्या मैं प्लेन उड़ा सकता हूँ? नहीं सर। मुझे जब तक मैं प्लेन को खुद नहीं चलाऊंगा, चीजों को नहीं सीखूंगा, क्या मैं प्लेन उड़ा सकता हूँ? नहीं। अगर ऐसा होता तो मैंने तो कितनी किताबें पढ़ी, एक टीचर पायलट क्यों नहीं बन जाता, है ना। एक टीचर इंजीनियर क्यों नहीं बन जाता, उसने तो कितनी किताबें पढ़ी हुई हैं। बात समझ रहे हो ना। एक इंजीनियर ही इंजीनियर क्यों है, या एक इंजीनियर टीचर क्यों नहीं बन जाता है? क्योंकि उसके पास तो बहुत नॉलेज है। हर एक स्किल को सीखने के लिए मेरी जान बहुत सारी चीजें होती हैं जो जरूरी होती हैं, राइट। तो वोकेशनल ट्रेनिंग ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ये दी जाती थी कि भाई लोगों के अंदर एजुकेशन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट भी हो, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड नॉलेज और स्किल्स भी उनके अंदर आना शुरू हो, ठीक है। आप देखेंगे आजादी के बाद से हमारे एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट बढ़ने शुरू हुए। जैसे हमारी जीडीपी का टोटल पहले 1951-52 में 0.64% ही इन्वेस्ट होता था एजुकेशन के लिए, और 3.1% हो रहा है 2019-20 में, और 3%
लगभग कांस्टेंट रहा है कि 3% हमारी इकोनॉमी की टोटल जीडीपी का जो कॉस्टिंग है वो एजुकेशन में ही इन्वेस्ट किया जा रहा है। लिटरेसी सिर्फ ये हमारा हक नहीं है, ये जरूरी है। ये जरूरी है कि भाई लोग अपनी ड्यूटीज अच्छे से एंजॉय करें और उनको अपने हक के बारे में पता हो। कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स चलाई गई जैसे सर्व शिक्षा अभियान, ब्रिज कोर्सेज, बैक टू स्कूल कैंप, एनरोलमेंट करने के लिए एलिमेंट्री स्कूल में कि भाई किसी ने पहले छोड़ दिया कोई बात नहीं, हम आपको एक कैंप्स के अंदर बेसिक एजुकेशन देंगे गांव के अंदर जा जाकर, ताकि बच्चे दोबारा से स्कूल जा सकें। मिड डे मील स्कीम दी जा रही है, मिड डे मील की स्कूलों में ही खाना दिया जा रहा है कि कोई बात नहीं, गरीब बच्चे आप स्कूल ही आइए ताकि वहां पे आपको खाना भी मिले। नेशनल ओपन स्कूल, एनओएस, कि सपोज कोई एडल्ट है वो स्कूल अब नहीं जा सकते, से फॉर एग्जांपल आपके घरों में आपके मम्मी को अब पढ़ाई करनी है, ठीक है, बट वो स्कूल नहीं जाएंगे, उनको थोड़ा सा अजीब लगेगा, तो उनके लिए एनओएस खोला गया कि वो ओपन स्कूलिंग कर सकती हैं, वो डिस्टेंस लर्निंग करके एग्जाम देके डिग्री हासिल कर सकती हैं। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सर्व शिक्षा अभियान, ये एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए शुरू किया गया था कि भाई 6 से 14 साल के बीच में हर बच्चे को जरूर से एजुकेशन देना जरूरी है। ये एक टाइम बाउंड इनिशिएटिव था, मतलब एक वक्त के लिए एक टाइम बाउंड इनिशिएटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर, लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलकर, जहां पर मेन फोकस क्या है कि सबको शिक्षा दी जाए, सर्व शिक्षा अभियान। इसी के साथ साथ ब्रिज कोर्स या ब्रिंग बैक टू स्कूल। ब्रिज कोर्स का मतलब क्या होता है कि सपोज किसी ने स्कूल मिस कर दिया, अब सपोज कोई बच्चा 15 साल का हो गया और वो स्कूल नहीं गया, तो 15 साल में उसको स्कूल कैसे भेजेंगे? तो आपने कुछ कोर्सेज चलाए जिससे उसको बेसिक एजुकेशन दी जाए और 15 साल से फिर वो एजुकेशन अपनी कंटिन्यू कर सके जिस भी क्लास में वो जा रहा है। जैसे इमेजिन ना 15 साल का बच्चा नर्सरी में जाता हुआ अच्छा नहीं लगेगा, तो 15 साल के बच्चे को आपने बेसिक एजुकेशन दी एक आध साल के अंदर और फिर डायरेक्टली उसको 8th या 9th में एडमिशन दिला दिया ताकि वो अपनी एजुकेशन को वहां से कंटिन्यू कर सके। मिड डे मील स्कीम, कि स्कूल में ही खाना दिया जा रहा है ताकि बच्चे वहां जाएं और उनकी स्टडीज सिर्फ खाने के कारण से ना रुके और यहाँ पर एटलीस्ट खाने को लेकर ही सही वो एजुकेशन लेने के लिए आए तो सही। अब किसी भी देश के अंदर लिटरेसी अच्छी है या नहीं ये कैसे पता चलता है? लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशो, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। मेल्स के अंदर अगर हम लिटरेसी की बात करें तो इट इज 16.1% और फीमेल्स के अंदर इट इज 14.2%। और अर्बन एरियाज में, मतलब आप देख रहे हैं ना कि मेल्स के अंदर लिटरेसी रेट 16% ज्यादा है और अर्बन एरियाज में 14% ज्यादा है। 2011 के सेंसस के हिसाब से 94% लोग लिटरेट थे केरला में और सिर्फ 62% थे बिहार में। और इंडियन लिटरेसी रेट की बात करें तो दिस इज द ग्रोथ फ्रॉम 1951 टू 2011। 1951 में हमारे 18.30 लिटरेसी रेट था, अब 74.04% है। नेट अटेंडेंस रेशो, लिटरेसी रेट तो बता दिया कि ऑल द पीपल in the age group of 7 and above who can read, write and do basic arithmetic calculation are known as literate people. नेट अटेंडेंस रेशो, कि किसी भी पर्टिकुलर एज ग्रुप में कितने बच्चे हैं और उनमें से कितने स्कूल जा रहे हैं उसको बोला जाता है नेट अटेंडेंस रेशो। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, सर ये बेसिकली यूज होता है कि कितने बच्चे प्राइमरी, सेकेंडरी या हायर स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने इन्वॉल्व हैं। ये बेसिक है, बुक में नहीं है बट जानकारी के लिए। ग्रॉस एनरोल्ड की प्राइमरी एजुकेशन में कितने बच्चे हैं और कितने स्कूल जा रहे हैं, सेकेंडरी एजुकेशन में कितने बच्चे हैं और कितने स्कूल जा रहे हैं, और हायर एजुकेशन में कितने बच्चे हैं और कितने जा रहे हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करूं तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, कोशिश की है कि भाई क्वालिटी एजुकेशन, ऐसा करिकुलम अपनाए जिसको हर एक जगह का व्यक्ति पढ़ सके। कि आप सोचो ना कि मैं भाई कहीं पर राजस्थान में जाके बिहार का इतिहास पढ़ा रहा हूँ, यूजलेस है, उनको राजस्थान के बारे में जानना जरूरी है। तो स्टेट बेस्ड, स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम डेवलप किया जा रहा है, वोकेशनल ट्रेनिंग की जा रही है, आईटी सेक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है कि घर बैठे एटलीस्ट उनको एजुकेशन दी जा सके। डीडी नेशनल पे आपने देखा एक चैनल है स्वयं प्रभा, दिन भर वहाँ क्लासेस चलती हैं। कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, दूर के इलाकों में वहाँ स्कूल नहीं है, तो एटलीस्ट घर बैठकर वो पढ़ सके। ठीक है, अब देखो ना जैसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो मे बी बहुत दूर दराज के इलाकों से आते होंगे। अब ऐसे अगर हम एक ऑफलाइन सेंटर में बस पढ़ा रहे होते तो शायद सब वहां नहीं आ पाते, लेकिन इस तरीके से शायद कितने बच्चे मुझको सुन पा रहे होंगे। ठीक है, जितने भी 2000, 5000, 10,000, 20,000, लेकिन एटलीस्ट 20,000 बच्चे पढ़ तो पा रहे हैं, ये सुन तो पा रहे हैं, देख तो पा रहे हैं। मे बी शायद वो स्कूल नहीं जा पा रहे होंगे बट एटलीस्ट वो यहाँ से देख के तो कुछ पढ़ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, है ना। क्योंकि मेरा आइडिया एजुकेशन को लेकर सिर्फ इतना है कि आप सीखो, जैसे भी सीख सकते हो बस सीखो। ठीक है, मेरा काम सिर्फ सिखाना है, दैट्स इट। आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन फेम, आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन मेरे को ऐसा पॉपुलैरिटी नहीं गेन करना है, मुझे ऐसा कोई बहुत सुपरस्टार नहीं बनना है लाइक द मॉडर्न डे टीचर्स आर डूइंग। आई डोंट वांट टू डू दैट। आई डोंट वांट टू बी अ सुपरस्टार या बहुत बड़ा फैकल्टी या कोई ऐसा मुझे नहीं बनना। मुझे नहीं चाहिए कि बहुत लोग मेरे पीछे भाग रहे हो। आई डोंट वांट, आई जस्ट वांट टू बी अ नॉर्मल टीचर जो सिर्फ एजुकेशन देना चाहता है और कोशिश यही कर रहा है कि एक बेसिक से बेसिक बच्चे तक भी
मैं मेरा जो सब्जेक्ट है या जो मेरी नॉलेज है वो उस तक पहुंचा पाऊं और एटलीस्ट कुछ सिखा पाऊं. दैट इज द ओनली मोटिव ऑफ माइन एंड आई एम ट्राइंग टू डू इट. आई होप आई एम एबल टू डू इट एंड आई विल कीप डूइंग इट फॉर माय होल लाइफ. सो लेट्स सी हाउ इट फार इट गोस, बट या दैट्स माय मेन फोकस. तो क्या बात हो रही है कि भाई गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि लोकल लेवल पर जाकर बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, फॉर्मल नॉन फॉर्मल एजुकेशन जैसी हो सके प्रोवाइड की जाए, आईटी का इस्तेमाल करके उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाए, जैसे आज के टाइम पे ये हो रही है ऑनलाइन लर्निंग. तो बच्चों तक एजुकेशन प्रोवाइड की जाए. अब नेक्स्ट आता है हेल्थ. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक बेसिक सी डेफिनेशन देता है हेल्थ की कि भाई एक ऐसी स्टेज जहां पर हम फिजिकल मेंटल, जहां पे हमारा फिजिकल मेंटल और सोशल वेलबींग है और हमारे पास कोई भी डिजीज नहीं है. ठीक है. एजुकेशन के बाद नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक इंसान के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है वो है हेल्थ. अब हेल्थ एक व्यक्ति को अपने पोटेंशियल तक काम करने में हेल्प करता है. अब सोचो ना कि भाई अगर मैं हेल्दी नहीं हूं तो पूरे टाइम बीमारी पड़ा हूं तो क्या अच्छे से पढ़ाई कर पाऊंगा, है ना. और एक हेल्दी व्यक्ति ही अपने पोटेंशियल का मैक्सिमम यूज कर सकता है. एक अनहेल्दी व्यक्ति से आप ज्यादा उम्मीदें नहीं कर सकते, बट एक हेल्दी व्यक्ति अपने ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम प्रॉफिट तक लेकर जाएगा, मैक्सिमम आउटपुट देगा और मैक्सिमम वर्क करेगा. राइट. तो एक पॉपुलेशन की हेल्थ को अच्छा करना ये किसी भी सरकार की टॉप प्रायोरिटी है. हमारी नेशनल पॉलिसी भी यही फोकस करती है कि भाई हेल्थ केयर सबको एक्सेसिबल कराया जाए, कि सब लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिले, फैमिली वेलफेयर हो, न्यूट्रिशनल सर्विस मिले कि खाना अच्छे से मिले, और स्पेशल फोकस उन लोगों पर हो जिनको ये चीजें नहीं मिल पा रही, अंडर प्रिविलेज सेक्शन, गरीब लोगों तक ये हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए. हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं कि हेल्थ केयर प्रोवाइड कराने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है भाई. हॉस्पिटल, डॉक्टर, नर्सेज, है ना. उसके अलावा एम्बुलेंस, प्रोफेशनल्स, बेड्स, इक्विपमेंट्स, राइट. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की दवाइयां भी तो बननी चाहिए और ये सब सबको इजीली एक्सेसिबल हो. तो ये सब बहुत जरूरी होता है किसी भी देश में हेल्थ प्रोवाइड कराने के लिए. जैसे भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत के अंदर आप देखेंगे कि भाई हमारे भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 67.2% है. राइट. कि एक आम आदमी भारत में 67.2 ईयर्स तक जीता है. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमारे यहाँ पर 147 से 28 आ चुकी है. क्रूड बर्थ रेट 20.0 पर आ चुका है और डेथ रेट ये भी कम हो चुके हैं. तो दिस शोज कि हमारे यहाँ पर बेसिकली अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जा रही हैं. चिल्ड्रंस को अर्ली उम्र में बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रही है, इन्फेक्शन से बचाया जा रहा है जिससे वो जीवित रह पा रहे हैं. अब ये जो तीन टर्म्स हमने पढ़ी इनको समझ लेते हैं. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बर्थ रेट और डेथ रेट. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है कि एक साल के अंदर जन्म लिए हुए बच्चे, ठीक है, सपोज 1000 बच्चों ने एक दिन जन्म लिया, ठीक है, तो हम क्या लेते हैं कि सपोज एक दिन में 1000 बच्चों ने जन्म लिया. अब इन 1000 में से एक साल की उम्र तक कितने बच्चे नहीं पहुंच पाए उसको बोलेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. की सपोज 2011 में हम मानकर चलते हैं कि हमने 1000 बच्चे लिए. 2011 में हमने 1000 बच्चों का, एक एरिया के 1000 बच्चों का डाटा कलेक्ट किया. उस 1000 में से केवल 900 बच्चे ही 1 ईयर तक की एज तक पहुंच पाए हैं. बाकी के 100 बच्चे एक साल से पहले ही मृत हो गए. तो इसको बोला जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ इन्फेंट्स, इन्फेंट्स मतलब छोटे बच्चे, अंडर द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ्स इन अ गिवन ईयर. कि एक साल में सपोज कुछ बर्थ हुए तो उनमें से हमने 1000 बच्चों को लिया. अब उन 1000 बच्चों में से कितने बच्चे एक साल की उम्र के पहले ही मृत हो गए उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. एक हेल्दी बच्चा जल्दी ग्रो करता है और नेशन की ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है और इसी कारण से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा जरूरी है कि कम हो. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या दिखाता है कि अर्ली एज में ही बच्चों को वो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, हेल्थ नहीं मिल रही है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं मिल रहा है, उनको एजुकेशन, मतलब उनको एजुकेशन तो क्या ही दोगे एक साल के बच्चे को बेचारे को, उनको इन्फेक्शन से आजादी नहीं मिल रही है, इन्फेक्शन से वो फ्री नहीं है, इन्फेक्शन से सुरक्षित नहीं है, उनको प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं दिया जा रहा है. दिस इज द रीजन कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहा है किसी भी देश के अंदर. तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स बनाने के लिए पहले जरूरी है कि वो रिसोर्स बचना भी तो चाहिए, है ना. एक साल के पहले ही आपने रिसोर्स को बचने नहीं दिया तो कैसा काम चलेगा. नेक्स्ट है बर्थ रेट. कि भाई 1000 लोगों के ऊपर कितने बर्थ हुए एक साल के अंदर, 1000 लोगों के ऊपर कितने बर्थ हुए एक साल के अंदर. सेम डेथ रेट, 1000 लोगों के ऊपर कितने लोगों की मृत्यु हुई एक साल के अंदर. कि हमने 1000 लोगों को लिया और देखा कि पिछले एक साल में उनमें से कितनों की मृत्यु हो गई, वो डेथ रेट. हमने 1000 लोगों को लिया और देखा कि उनके बीच में से कितने बर्थ हुए, उसको बोला गया बर्थ रेट. ठीक है. ये कुछ मिशन हैं, हेल्थ फैसिलिटीज हैं जो गवर्नमेंट ने प्रेजेंट की थी, जैसे नेशनल हेल्थ मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2007. सेम वे में
कई सारे इंस्टीट्यूशंस का ग्रोथ कर रही है सरकार, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल कॉलेजेस को खोला जा रहा है कि भाई मेडिकल एजुकेशन लोगों तक प्रोवाइड की जाए और हेल्थ फैसिलिटीज लोगों तक प्रोवाइड की जाए। डॉक्टर्स और नर्सेस का भी नंबर पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा बढ़ा है। लेकिन कई सारे प्लेसेस अभी भी हैं भारत में जहां पर बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं। केवल 542 मेडिकल कॉलेजेस हैं हमारे देश में और सिर्फ 313 डेंटल कॉलेजेस हैं। और इनमें से केवल 4 राज्यों में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, इनमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो अभी भी मेडिकल एजुकेशन सब तक प्रोवाइड कराने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट आता है अनएम्प्लॉयमेंट, कि चलो भाई ह्यूमन रिसोर्स बना लिया, लेकिन भाई काम ही नहीं मिल रहा है बेचारे को, तो कैसा होगा? तो इसी को बोला जाता है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। अनएम्प्लॉयमेंट कब होती है? जब कोई व्यक्ति काम करना चाहता है गिवन सैलरी पर, लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रही है। और इस वर्कफोर्स में हम 15 टू 59 ईयर्स तक की एज को इंक्लूड करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली 4 टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, रूरल और अर्बन। रूरल मतलब ग्रामीण और अर्बन मतलब शहरी। ग्रामीण में 2 टाइप की होती हैं, डिस्गाइज्ड और सीजनल। और शहरों में 2 टाइप की होती हैं, टेक्नोलॉजिकल और एजुकेटेड या एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम लोग आते हैं इसके आगे, ठीक है, एक सेकेंड देना मुझे। हम्म भाई रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगारी है उसको रूरल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ये 2 टाइप की होती हैं, सीजनल और डिस्गाइज्ड। सीजनल मतलब क्या होता है कि भाई जो लोग खेती करते हैं, अब आपको पता है कि खेती साल भर नहीं होती है ना, कुछ टाइम ऐसा बीच में आता है जब कुछ काम नहीं होता, कि भाई हमने फसल बो दी है, अब कुछ काम नहीं है 6 महीने तक, हमने फसल काट लिया, अब अगले 1-2 महीने काम नहीं है। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि कुछ कुछ सीजन में आपके पास काम करने के लिए नहीं है, कि भाई वर्कर्स को केवल कुछ ही टाइम पीरियड के लिए काम मिल रहा है और बाकी के सीजन वो अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं। राइट, राइट सर। दूसरा होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड का मतलब क्या होता है? भेष बदलकर। भेष बदलकर, ये खतरनाक होता है, भेष बदलना। ये कैसा होता है कि भाई इंसान दिख तो रहा है कि वो एम्प्लॉयड है, लेकिन कुछ खास कंट्रीब्यूशन वो कर नहीं रहा है। ये वो सिचुएशन होती है जब ज्यादा लोग किसी जगह पर एम्प्लॉयड होते हैं, जितनी उनकी जरूरत है उससे ज्यादा। और ये जनरली कब होता है कि भाई इतने लोग जब मोर पीपल एम्प्लॉयड हैं जितनों की जरूरत है। जैसे एग्रीकल्चर फार्मलैंड की बात करें कि भाई एक खेत के अंदर फैमिली के 5 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जरूरत सिर्फ 3 की है, काम 5 कर रहे हैं। अब 3 भी 100 किलो गेहूं उगा सकते थे और 5 ने काम किया तो भी 100 किलो गेहूं ही उगा, 100 kg ही उगा। अब डू यू थिंक कि ये 2 ने जो एक्स्ट्रा काम किया इसका कोई काम था? नहीं, उन्होंने ऑल दो मेहनत की, उन्होंने ऑल दो काम घटाया, उन्होंने ऑल दो हेल्प की, मेहनत की, लेकिन उसका कुछ आउटपुट है? नहीं सर, उसका आउटपुट तो 0 है। तो ऑल दो वो एम्प्लॉयड दिख रहे हैं, लेकिन उसका कुछ आउटपुट हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसको बोलते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, और ये मेनली ग्रामीण शहरों में होता है। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूं, शहरी क्षेत्रों में अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूं, तो 2 टाइप की होती है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट और टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई लोग पढ़े लिखे हैं, उनके पास स्किल्स भी हैं, लेकिन उनको स्किल सेट के बराबर की जॉब नहीं मिल रही है। कि भाई मैं एक बहुत बड़ा इंजीनियर हूं और मेरे को बोला जा रहा है आप पियोन की जॉब कीजिए। मेरी स्किल सेट तो अच्छी है ना, मतलब जॉब में खराबी नहीं है, बट मेरी जो स्किल्स है मुझे उस लेवल की जॉब मिलनी चाहिए ना। अगर मैं वो काम कर सकता हूं तो मेरे को वो काम करवाओ ना भाई। बात समझ रहे हो? और अर्बन एरियाज में तो ये तो बहुत कॉमन हो चुका है कि कई सारे लोग जो 12th पास हैं, ग्रेजुएशन पास हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के साथ हैं, वो विदाउट जॉब बैठे हुए हैं, बेरोजगार बैठे हुए हैं। और ये क्या बताती है, एक स्टडी बताती है कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट्स के बीच में ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलता है। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि भाई जो जॉब की ग्रोथ है वो बहुत स्लो है। एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट है कि हमें वो एजुकेशन दी नहीं जा रही जिससे हमें जॉब मिले, जो हमें जरूरत है। साफ साफ लिखा हुआ है, क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम। ये किताबें बस पढ़ा दी जा रही हैं, बट समझाया नहीं जा रहा है कि नौकरी के लिए और भी चीजें जरूरी होती हैं। ठीक है, जो जरूरत की स्किल्स हैं वो नहीं सिखाई जा रही, जो स्किल्स नहीं जरूरी है वो सब सिखाई जा रही हैं। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, कि भाई कुछ जगहों पे टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप्ड है कि भाई लोगों के पास वो नॉलेज ही नहीं है, और कुछ जगहों पर वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है जितनी लोगों के पास नॉलेज है। तो उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। कि भाई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण जो एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, कि भाई अभी तक सपोज पढ़ाने का जो तरीका था वो ऑफलाइन था, बट सडनली ऑनलाइन एजुकेशन आ गया। अब कई सारे टीचर्स इसके साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं वो। बात समझ रहे हो ना? राइट सर। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, दिस इज टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। कि भाई पहले हाथों से काम होता था, अब रोबोटिक टेक्नोलॉजी आ गई, तो क्या सभी लोग उसको कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर। अब अनएम्प्लॉयमेंट के अपने बहुत सारे प्रॉब्लम है। अनएम्प्लॉयमेंट से एक मैन पावर या एक जो इंसान काम करना चाहता है उसका प्रॉपर वेस्टेज हो रहा है। ठीक है, एक जो इंसान इकोनॉमी के लिए एसेट हो सकता है, डेवलपमेंट कर सकता है, वो अब लाइबिलिटी बन चुका है। उसके अलावा
एक बेचारा व्यक्ति जो सालों से अनएम्प्लॉयड बैठा है, उसके अंदर होपलेसनेस आ जाती है, दुखी हो जाता है वो, है ना, एक विषाद की भावना आ जाती है। और अल्टीमेटली ये उनको बहुत आप क्या कह सकते हैं, उनके लिए बहुत डीमोटिवेटिंग होता है। एक व्यक्ति के पास अगर पैसे नहीं है तो अपनी फैमिली का ख्याल नहीं रख सकता है, ठीक है। इकोनॉमिक ओवरलोड बढ़ रहा है इससे। कैसे? भाई जो लोग नहीं कमा रहे हैं वो बर्डन बनते जा रहे हैं उन लोगों के ऊपर जो कमा रहे हैं। अब इससे क्या है, खर्चा ज्यादा बढ़ता जा रहा है, खर्चा ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इनकम कम है, तो क्या फैमिली की हेल्थ फूड पे अच्छे से इन्वेस्टमेंट हो पाएगा? नहीं हो पा रहा है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिविजुअल की खराब होती जा रही है। बात समझ रहे हो कि भाई एक फैमिली को सिर्फ उतना मिल रहा है जिससे कि वो अपना जीवन काट सके, तो क्या वो एक अच्छा जीवन जी सकता है? क्या उसकी हेल्थ और फूड रिक्वायरमेंट अच्छे से पूरी हो रही है? नहीं हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट ये रिसोर्सेज का वेस्ट है पूरी तरीके से। अब इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का, कि भाई लोग दिख तो रहे हैं कि वो एम्प्लॉयड है, लेकिन वो जिस लेवल का काम कर सकते हैं वो लेवल का काम उन्हें मिल ही नहीं रहा है। गेटिंग? वो उनके लिए एडिक्वेट नहीं है। जैसे गरीब आदमी, अब वो बिकॉज खाली नहीं बैठ सकता है तो वो छोटे से छोटे काम में भी इन्वॉल्व हो जाता है, जो मिल रहा है उसमें इन्वॉल्व हो जा रहा है। लेकिन क्या वो इनफ है? क्या वो इनफ है? क्या शाकाल की माता जी जो मछली बेच रही है, वो मछली बेचना बस विलास की, क्या वो इनफ था? नहीं। बट कुछ है नहीं तो क्या करें? जीवन जीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। कई सारी जगहों पे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, लेकिन उतने लोगों की जरूरत नहीं। एक ही खेत में 10-10 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन क्या उतनों की जरूरत है? नहीं है। नहीं है तो वो ऑल दो एम्प्लॉयड दिख रहे हैं, लेकिन वो एम्प्लॉयड तो है नहीं। बात समझ रहे हो कि वो वर्क शेयर कर रहे हैं, सारा बर्डन घटा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आउटपुट उससे कुछ निकल कर आ रहा है? नहीं निकल कर आ रहा है। तो अल्टीमेटली गांव से लोगों को, कुछ लोगों को जाना पड़ता है शहरों में काम करने के लिए। लो प्रोडक्टिविटी की डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में क्या हो रहा है कि लोग काम तो बहुत कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी उतनी आ ही नहीं रही, और अल्टीमेटली कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा है। सोशल अनरेस्ट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब काम करने के लिए नहीं है, जो लोग गरीब हैं, आप देखो ना, जो गरीब हैं जिनके पास पैसा नहीं है, तो नई नई प्रॉब्लम आ रही है। आप देखेंगे कि जॉब के लिए ब्राइबरी दी जा रही है, घूसखोरी चल रही है, चोरी चकारी चल रही है, मर्डर चल रहा है ना। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ह्यूमन रिसोर्स का लॉस हो रहा है कि एक ह्यूमन जो एक रिसोर्स बन सकता था अनएम्प्लॉयमेंट के चलते, अब ही इज यूजलेस। इनकम और वेल्थ के बीच में इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है कि एक तरफ एक अमीर बहुत अमीर और गरीब बहुत गरीब होते जा रहे हैं। पॉवर्टी, गरीबी में बहुत बढ़ावा आता जा रहा है। लो कैपिटल फॉर्मेशन, की अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे ही नहीं है, कैपिटल फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है, तो अल्टीमेटली कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। बात समझ रहे हो मेरी? तो अनएम्प्लॉयमेंट इज यूजलेस। अब एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो हमने देखा कि एक टाइम था जब एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होता था, बट चूंकि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वहां पर बहुत ज्यादा था, तो लोगों ने अब एग्रीकल्चर को छोड़कर दूसरे सेक्टर्स को ज्वाइन करना शुरू किया। रिसेंट ईयर में सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ है। सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर का बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ है, राइट। आप देखेंगे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में काफी ज्यादा लेबर्स इन्वॉल्व होते हैं, और वहीं पर टर्शरी सेक्टर में जहां पर बेसिक सर्विसेज दी जा रही हैं, वहां पर भी हमें कई सारे लोग इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिलते हैं। और रिसेंट टाइम्स में कई सारी नई टेक्नोलॉजीज का भी ग्रो हो रहा है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो वहां पर भी कई सारे यूथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। बट क्या सिर्फ एक बड़ी जॉब करना ही एम्प्लॉयमेंट है? नहीं। एक गांव की कहानी देखते हैं, उससे आप समझ पाएंगे। देयर वाज अ स्मॉल विलेज, एक छोटा सा गांव था जिसमें कुछ फैमिलीज रहती थी। हर फैमिली खेती करती थी और उतना उगाती थी जितना उनके जीवन को चलाने के लिए काफी था, ठीक है। हर फैमिली अपनी जरूरतें पूरी करती थी खुद से कपड़े बना के, ठीक है, और अपने खुद को, बच्चों को पढ़ाकर। एक फैमिली ने उनमें से डिसाइड किया कि हम अपने बेटे को एग्रीकल्चर कॉलेज भेजेंगे। उसके बेटे को एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन मिला, वो गया और वो अच्छे से पढ़ लिख कर आया। कुछ टाइम के बाद वो एक एग्रो इंजीनियर बनकर वापस अपने गांव में आया। गांव में आकर उसने नई नई टेक्नोलॉजीज और नए नए आइडियाज दिए, जिससे कि एग्रीकल्चरल आउटपुट बहुत तेजी से बढ़ गया। बात समझ रहे हो? तो 10 एक एग्रो इंजीनियर की जॉब बन गई क्या? बिल्कुल बन गई सर। अब गांव वाले क्या करते? पास के गांव में जाते और अपना सामान बेचते और उससे अच्छा प्रॉफिट मिलता और आपस में उसको बांटते। इसी से इंस्पायर होकर बाकी लोगों ने भी अपने बच्चों को स्कूल, मतलब ये डिसाइड किया कि भाई हमें भी एक स्कूल चाहिए जहां पे हम अपने बच्चों को भेज सकें, ताकि हमारे बच्चे भी पढ़ सकें। पंचायत ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर गांव में एक स्कूल खोला और एक टीचर को हायर किया। एक टीचर की जॉब शुरू हो गई ना, ठीक है। अब उनमें से एक फैमिली ने अपनी बेटी को टेलरिंग सिखाई। टेलरिंग मतलब कपड़े बुनना सिखाया। अब उसने क्या किया? उसने कपड़े सिलने शुरू किए गांव के लोगों के लिए। अब गांव के लोगों को जहां पर पहले खुद ही कपड़े सिलने होते थे और दूर शहर जाना पड़ता था कपड़े लेने के लिए, अब पूरे गांव की कपड़ों की रिक्वायरमेंट क्या गांव में ही पूरी हो रही है? बिल्कुल हो रही है सर। तो भाई एक टेलर की जॉब भी क्रिएट हो गई। तो इससे क्या हुआ? एक पॉजिटिव इफेक्ट हुआ। इससे क्या हुआ? एक पॉजिटिव इफेक्ट हुआ। आप समझ रहे हो ना कि लोग जो बाकी बाहर टाइम खराब करते थे वो पूरा खेतों में कर रहे हैं, इससे एग्रीकल्चर बढ़ रहा है। अल्टीमेटली यू विल सी कि भाई एक गांव के अंदर एक टीचर, एक टेलर, एक एग्रो इंजीनियर की जॉब तैयार हुई एक सिंपल विलेज के अंदर। इट इज ऑल अबाउट द अपॉर्चुनिटीज। हम कैसे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना चाहते हैं, कैसे जॉब देना चाहते हैं,
That is the most important thing that can be done in a particular place to create a job. एजुकेशन का रोल, अब ये एक आप कह सकते हैं 5 मार्कर क्वेश्चन है, बट मैं आपसे बेसिक पॉइंट्स जानना चाहता हूं कि आप इनमें क्या पॉइंट्स लिखेंगे। देखो जनरली क्या होता है ना कि सपोज 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। मैं फिर नेक्स्ट क्लास में आपको आंसर राइटिंग बताऊंगा कैसे करनी है, ठीक है। 5 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको बेसिकली 5 पॉइंट्स लिखने हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग मुझे चैट के अंदर कुछ पॉइंट्स, 5 तो नहीं बट हाँ आपको अगर लगता है कि कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास, मुझे जरूर बताइएगा कि सपोज अगर ये क्वेश्चन आपके पास पेपर में आ जाता है तो आप कौन से पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में लिख कर आएंगे कि भाई एजुकेशन का क्या रोल है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन समझ लो इसको कि आपको क्या लगता है कि एजुकेशन का क्या रोल है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, एजुकेशन आपको कैसे हेल्प कर रही है एक बेहतर व्यक्ति बनने में या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करने में। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड दोस्तों, आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी समीर.त्रिपाठी। अगर कोई भी डाउट्स हैं कुछ क्वेरीज हैं तो यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम और मुझसे वहां पर कनेक्ट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। बाकी कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी है, डाउट सेक्शन इज ऑल योर, कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। मुस्कुराते रहिए और याद रखिएगा हमारा मोटो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।